3 साढ़े 3 साल की उम्र में जब बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है, मेरी मदर ने मुझे लखनऊ दूरदर्शन के बच्चों के प्रोग्राम में भेजा कि जो अनाउंसमेंट्स होती है ना कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होकर ये गाड़ी 6703 शताब्दी एक्सप्रेस इतने बजे इस नंबर पे जाएगी, ऐसे करके जो अनाउंसमेंट्स होती थी वो अनाउंसमेंट में बड़ी मिमिक्री करती। ओके मुझे बहुत मजा आता था और कई बार माइक फेस करते हैं जब स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास कि हम आरजे जब वो हमारी वर्कशॉप्स देखते हैं, स्टूडियो में आते हैं या कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको लगता है आप बिना किसी को देखे बात कैसे करते एक्जेक्टली। और कोई भी आरजे के लिए बिना किसी को देखे आप बात कर रहे हैं, आप पढ़ कहाँ से रहे हैं, आप समझ कहाँ से रहे हैं, आप देख कहाँ से रहे हैं। तो अगर इंटर्नशिप आपको कहीं मिल रही है और आपकी पसंद की फील्ड में मिल रही है, आप आंखें बंद करके उसको करिए। हाँ, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए कि आप पेरेंट्स का मतलब है 24 घंटे पेरेंट्स। अगर या तो आप अपने बच्चे को वो बनाइए जो आप बनाना चाहते हो, अदरवाइज जैसे आपका बच्चा आपकी आंखों से दूर हुआ, दुनिया उसको वो बनाएगी जो वो बनाना चाहती है। तो ये बातें मेरे माइंड में क्लिक सच है कि आप पेरेंट्स बनने के बाद आप पेरेंट्स ही बने, वो बहुत ज्यादा मुझे ना बहुत शौक भी नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ को दुनिया को दिखाने का। सो लोगों को लगा पता नहीं कहा क्या हो गया, तो 2-4 महीने तो लोगों को हैरानी हुई कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल ही नहीं लाइक अभी ऐश्वर्या अभिषेक को लेके जो बातें हो रही। हाँ, वो आप वही अटकले लगाते हैं लोग, अपने आप सोचने बैठ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं जनरली फोन आता था, अरे क्या हो गया, ब्रेक लिया। तो ब्रेक क्यों लिया, लोगों को ये कंसेप्ट नहीं समझ। तो लोगों को एक्सप्लोर करने का जो फंडा है वो समझ नहीं आता कि एक्सप्लोर क्या करना है। नौकरी चल रही थी ठीक ठाक, आप अच्छी पोजीशन पे थे, पैसा कमा रहे थे, या तो आपको निकाल दिया होगा, ये दिमाग में आता है, या फिर हाँ कुछ नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। तो मैंने अपने लिए ब्रेक लिया है, मैंने एक्सप्लोर किया खुद को। मैंने उस दौरान पीएचडी में एडमिशन लिया, मैंने कुछ और एग्जाम्स दिए और उसके अलावा मैंने अलग अलग जगह पर गई, मैंने चीजों को देखा, मैं शहरों में घूमी, मैंने व्लॉग्स भी बनाए। बट मैं वैसे प्रोफेशनली बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं दिखती थी। तो वो लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया। तो जब भी कोई फोन पे बात होती है ना, लोग धीरे धीरे अवॉइड करते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए पॉडकास्ट पे। रेडियो पर आरजे की वॉइस सुनते वक्त हमेशा हमें आरजे की वॉइस से प्यार हो जाता है। एक अलग ही कनेक्टिविटी फील होती है, एक अलग सी वाइब्स आती है। लेकिन क्या आपको पता है माइक के पीछे कैसे काम होता है? तो आज हमारे साथ आरजे दीक्षा हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो कि एक आरजे के लाइफ की एक्साइटिंग एंड हिडन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेगी। दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आरजे बनने का सफर बचपन से एक होता है ना, हर किसी को लगता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा। तो मुझे बचपन में, आप मानेंगी बहुत छोटी उम्र में, लगभग 3 साढ़े 3 साल की उम्र में मुझे ये पता था कि मुझे बोलना आता है। 3 साढ़े 3 साल की उम्र में जब बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है, मेरी मदर ने मुझे लखनऊ दूरदर्शन के बच्चों के प्रोग्राम में भेजा था। और वहां पर मैं पोएम सुनाती थी या कुछ बताते थे, जैसे बच्चों से पूछते हैं, जैसे दूरदर्शन में तो किस तरीके से प्रोग्राम्स होते थे आज से काफी साल पहले, कि आपके पास एक स्टेज होता था, बहुत सारे बच्चे बैठे होते थे, एक एंकर आपसे बातचीत करती थी और वो आपसे कहानियां सुनती थी। तो उस तरीके की बातें हम करते थे वहां पर। तो वो मैं अच्छा बोल लेती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि स्कूल में आए, तो स्कूलिंग जैसे शुरू हुई, वहां पर जाने से स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते थे, पोएम रेसिटेशंस होती थी। तो मेरी मदर मुझे उन सब चीजों के लिए तैयार कर देती थी। शी इज वेरी गुड विद हिंदी लैंग्वेज। तो वो हिंदी में मुझे सिखाती थी कि स्पीच कैसे बोलनी है, वो लिख के देती थी। तो 4th क्लास में पहली बार मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था पूरे स्कूल में स्पीच कॉम्पिटिशन में। तो वहां मुझे काफी एक्टिव थे। वहां मुझे समझ आ गया था और मेरी मदर को समझ आ गया था कि ये फील्ड जो है ये बहुत अच्छी है, तो बोलना इनको आता है। फिर मेरी नानी का घर लखनऊ में था, तो हम हर साल लखनऊ जाते थे। तो जब जाते थे तो ट्रेन की जो अनाउंसमेंट्स होती है ना, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होकर ये गाड़ी 6703 शताब्दी एक्सप्रेस इतने बजे इस नंबर पे जाएगी, ऐसे करके जो अनाउंसमेंट्स होती थी, वो अनाउंसमेंट में बड़ी मिमिक्री करती। ओके। तो मुझे बहुत मजा आता था। और मैं और मेरी मम्मी ना यही बातें करते थे कि कुछ नहीं, बड़े होके बने तो रेलवे अनाउंसर बन जाएंगे। तो एक करियर ऑप्शन बहुत छोटी उम्र में मुझे लगता था कि बोलना मुझे अच्छा आता है। जो स्किल्स थी वो आपके पेरेंट्स ने पहचान ली थी। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर वही स्पीच कॉम्पिटिशन्स और
स्कूल के हर साल स्पीच कंपटीशन में न्यूज़ बोलनी है, फंक्शंस में एंकरिंग करनी है, वो सब मैं करती थी। इनफैक्ट 11th-12th में जो मेरा लीविंग सर्टिफिकेट था स्कूल से, उससे भी न्यूज़ एंकर लिख के उसमें एक रिमार्क में ओह! दिया गया। क्योंकि मैं तब तक लोकल चैनल पे न्यूज़ भी पढ़ने लग गई थी, तो फरीदाबाद में बहुत अच्छा। पहचान हो गई थी। कहीं भी जाती थी उस टाइम इंटरनेट तो होता नहीं था, तो हुँ, रोज़ हुँ। शाम को शहर की न्यूज़ जो थी वो लोग टीवी पर देखते थे। बिल्कुल। तो वो मैं प्रेज़ेंट करती तो मैं मार्केट में जाती थी, तो अरे! आप तो टीवी पे आते हो, आप तो बहुत और मतलब पहले ये के टाइम में काफ़ी बड़ी बात होती थी। हाँ, आज से आप लगा लीजिए 20 साल पहले, अच्छा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी क्योंकि काफ़ी लंबी इंटरनेट नहीं जर्नी है था। आपकी। हाँ। तो ये सारी चीज़ें थी तो तब मुझे समझ आ गया था कि मीडिया में जाना है और मीडिया में स्पेसिफिकली रेडियो का बहुत शौक इसलिए था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तैयार होके और बहुत स्टाइल में बोलना और ये सब चीज़ें ना कैमरे को देखकर मज़ा नहीं आता। अच्छा। और आरजेइंग की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके सामने कोई नहीं। आप हैं, आपके सामने आपका स्क्रीन है और माइक है, बस आपको बोलना है। अच्छा, आरजे बनने के लिए मतलब क्या स्किल्स होना चाहिए? सिर्फ वॉइस क्वालिटी ही अच्छी होनी चाहिए या फिर पैशनेट होना ज़रूरी है या इसके लिए और भी कुछ कोर्सेज़ वगैरह करने पड़ते हैं? अब जैसे सिनेरियो बदल गया है, तो अब आरजेज़ में आवाज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। पहले क्या होता था जब आप अमीन सयानी साहब की बात कर लें या तबस्सुम शो लेकर आती थी या ऑल इंडिया रेडियो होता था, उस समय आवाज़ ही पहचान होती थी। आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपका प्रोनंसिएशन कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती थी। आज समय बदल गया है जेन ज़ी है, अब जेन अल्फ़ा आ रही है और अब तो बीटा शुरू हो गया है सो अब जो है प्रोनंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता या मैं कहूँ कि वॉइस क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अब आपको लोगों को एंगेज कैसे करना आता है ये चीज़ हो गई क्योंकि अब सोशल मीडिया जुड़ गया है साथ में। तो आप कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है इसके कि आपकी आवाज़ कैसी है। तो ओके। बहुत सारे ऐसे आरजेज़ हैं जिनकी आवाज़ बहुत हस्की होती है बहुत सुरीली नहीं होती, बहुत मीठी नहीं होती, लेकिन उनका कंटेंट ऐसा होता है कि लोगों को वो एंगेज कर पाते हैं। नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं फ़ील कर रही हूँ और मैंने ये सुना भी है कि आरजे को मतलब ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि उन्हें यहाँ से शायद वॉइस निकालनी होती है कुछ बिल्कुल, ऐसा। बिल्कुल। और आपसे भी मैं बात कर रही हूँ तो काफ़ी कुछ फ़ील कर रही हूँ कि आप बहुत ठहराव के साथ और बहुत अलग तरीके से बात कर रही हैं। एक्चुअली होता क्या है, अक्सर लोग यही बोलते हैं कि आप नॉर्मली जब बात करते हैं तो इतनी आवाज़ में और ये हर आरजे के साथ या मैं कहूँगी हर एंकर के साथ हुँ, होता है, हुँ, हुँ। कि जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो बात में वो बात नहीं आती है। लेकिन जैसे ही हमारे सामने माइक आता है ना, हुँ, हुँ। आपकी आवाज़ अलग हो जाती है। जैसे सिंगर है, हुँ, अब हुँ। सिंगर से आप नॉर्मली बात करेंगे वो इतना मीठा नहीं बोलेगा। लता मंगेशकर जी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो सिंगर्स हैं हुँ, हुँ। उनसे आप बात करेंगे तो इतनी मीठी आवाज़ नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही गाएँगे हुँ, वो हुँ। अलग आवाज़ आने लगती है, वो सुरीली हो हुँ, जाती है। हुँ। सो ऐसे जब भी आप माइक के सामने जाएँ, जब भी आरजेज़ अपना शो करते हैं, सो इसमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि आवाज़ एक तो गला बहुत खराब ना हो, तभी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा या खट्टा ना खाएँ, जैसे सिंगर्स ध्यान हुँ, रखते हैं। हुँ, हुँ। बट इसके साथ-साथ ये भी रखते हैं मैं पर्टिकुलरली ये ध्यान रखती हूँ कि मैं खाना खा के कभी शो नहीं करती। ओके। मेरा कोई भी इवेंट होता है, होस्ट करना होता है मुझे, मैं कोशिश करती हूँ या तो ब्रेकफ़ास्ट करना है तो बहुत लाइट करना है। इनफैक्ट यहाँ भी आने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, अच्छा। क्योंकि जब भी आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, आप बोल नहीं पाते। हुँ, हुँ। आपकी साँस अटकती है, आपको एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस रहते हैं, आप खुल के बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बैठ के शो करना होता है तो आपके पेट पे दबाव ज़्यादा है। इसलिए सिंगर्स भी और बहुत सारे एंकर्स और आरजेज़ भी कम खाना खा के मैंने शोज़ माइक करते के हैं। सामने कई बार बैठी हूँ लेकिन मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। आप दीजिएगा ध्यान, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई ऐसा करता है, पर बहुत सारे ऐसा करते एक्चुअली मतलब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको देख नहीं रही हूँ, सिर्फ सुन रही हूँ। क्योंकि जो वॉइस आ रही है ना आपकी एक रियल हैं। आरजे की जो वॉइस होती है ना और जैसे आपने कहा कि आज के टाइम में एंगेजमेंट देखते हैं ज़्यादा कि हाँ, कितना हाँ। एंगेज कर पा रहे हैं। तो लेकिन आपकी वॉइस में एक अलग ही क्वालिटी है। मैं सच में बोल रही हूँ थैंक यू। कि अलग ही क्वालिटी आपकी बात करने में जो ठहराव है और वॉइस जो बोलते हैं ना यहाँ से निकलती है वो हुँ। आपकी आ रही है। तो आज के टाइम में ये नहीं एनालाइज़ किया जाता है। नहीं करते हैं। देखिए वो तो सोने पे सुहागा हो गया। ओके। अब क्या है इतने सारे रेडियो स्टेशंस हैं हुँ, हुँ, हुँ। और कम्युनिटी रेडियोज़ बहुत खुल गए हैं, कमर्शियल रेडियो स्टेशन हर शहर में पहले ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था जो हर शहर में जाता था, हर गाँव में जाता हुँ, था, हुँ, हुँ। हर कस्बे में जाता था। तो वो जो आवाज़ होती थी ना वो पूरे
देश को रिप्रेजेंट करती थी, इसलिए उसका बहुत ध्यान रखा जाता था। पहले के अगर आप शोज उठाएंगे या बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी उठाएंगे तो उनमें जो एंकरिंग करते थे वो बहुत ही कमाल बोलते थे। आजकल चीजें स्क्रिप्टिंग पे ज्यादा हो गई हैं और एक्टर भी एंकरिंग कर रहे हैं, एक्टर्स भी अपने शोज कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अब ना वो बात क्वालिटी वाली आप हर चीज नहीं देख सकते हैं। अब आपको लोगों को एंगेज करना है, क्योंकि आपके देश में ही अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और बाकी दुनिया भी आपको देख रही है, सुन रही है, रेडियोज अब इंटरनेट रेडियो बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी भी मैटर करने लगी। जैसे आपने कहा कि लोगों को एंगेज करना बहुत जरूरी है, तो आप जब ऑन कैमरा फेस के साथ आते हो तो एंगेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, नहीं। लेकिन जब आप ऑफ कैमरा आ रहे हो, आप कैमरे के सामने खुद को नहीं शो कर रहे हो, सिर्फ माइक, मतलब लोग आपकी वॉइस से सिर्फ आपको जान रहे हैं कि आरजे दीक्षा की वॉइस है, राइट? तो कितना डिफिकल्ट होता है उस टाइम में लोगों को कनेक्ट करना? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। पहली बात तो ये कि जब आप पहली बार माइक फेस करते हैं, जब स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास कि हम आरजे, जब वो हमारी वर्कशॉप्स देखते हैं, स्टूडियो में आते हैं या कोई भी व्यक्ति आता है, तो उसको लगता है आप बिना किसी को देखे बात कैसे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और कोई भी आरजे के लिए बिना किसी को देखे आप बात कर रहे हैं, आप पढ़ कहाँ से रहे हैं, आप समझ कहाँ से रहे हैं, आप देख कहाँ से रहे हैं। हमारे पास मैक्स टू मैक्स पॉइंटर्स होते हैं, हम कुछ नोट्स बना लेते हैं या हमारे पास फोन में डेटा आ जाता है या सामने लैपटॉप होता है या सिस्टम होता है जिसमें हम देखते हैं स्क्रीन पे कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज जो आ रही है, उसको देख के हमें अपने लिंक्स बनाने होते हैं। लिंक्स मीन्स जो आप बोल रहे हैं, जॉक टॉक भी कहते हैं उसको, तो वो आप जो बोल रहे हैं 2 से 3 मिनट, कम्युनिटी रेडियो और कमर्शियल रेडियो अलग अलग सिस्टम से काम करते हैं। तो कम्युनिटी रेडियो में थोड़ा ज्यादा आपको बोलना होता है, लोगों को एंगेज करना है, सोशल आपका दायित्व है जो समाज के प्रति, वो आपको पूरा करना होता है, तो इसलिए आपको ज्यादा जानकारी देनी होती है। कमर्शियल रेडियोज में क्या होता है कि आप जो बोल रहे हैं, आपके पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम है, आपको उसी में बात खत्म करनी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको बस फटाफट फटाफट वो खत्म करनी है, लेकिन साथ में आपको लोगों को एंगेज भी करना है। अगला गाना कौन सा चलेगा वो भी ध्यान में रखना है, उसके बारे में भी बताना है। साथ में अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट्स का उसमें टाइम लैप्स होता है कमर्शियल रेडियो में, तो आपको वो एडिट भी करना है अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं। तो चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, पर धीरे धीरे ना जो आरजेस होते हैं उनको बहुत हैबिट हो जाती है। उनके सामने आप माइक ले आइए, पब्लिक बैठी हो नहीं बैठी हो, कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने कहा कि मतलब बहुत सारे, मतलब मैं देखती हूँ कि जो न्यूज पे आता है या लेटेस्ट जो भी रहता है अपडेट, आप लोगों को रखना पड़ता है, तो कितना जरूरी अप टू डेट खुद को रखना है? ये बहुत जरूरी है पूजा जी। मैं अभी भी जो नए आरजेस आते हैं या मेरी टीम है, बहुत इंटेलिजेंट है, सब बहुत अच्छे हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप डेली उठ के अखबार नहीं पढ़ते हैं या आपको न्यूज का अपडेट नहीं है, आपको पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, बीट पॉलिटिक्स, बीट स्पोर्ट्स, बीट बॉलीवुड या जो भी चीजें चल रही हैं, अगर आपको ये पता नहीं तो फिर आप एक अच्छे आरजे नहीं बन पाएंगे। आप ठीक है रिकॉर्डेड शो कर लेंगे, स्क्रिप्ट लिख के बना लेंगे, लेकिन जो इम्प्रॉम्प्टू बातें होती हैं, जो जानकारी आपको होनी चाहिए, जो आप दुनिया को बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा मीडियम है, ये माइक है, एक फ्रीक्वेंसी पे आप बोल रहे हैं, आप एक शहर की, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की या फिर उससे ज्यादा बड़े एरिया की जनता को बता रहे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं जो भारत सरकार की एक फ्रीक्वेंसी है जो उन्होंने आपको अलॉट करी है। बिल्कुल। और उसके प्रति आपका दायित्व होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वहां पर आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। इसीलिए जैसे जर्नलिस्ट को जानकारी होती है ना, उनको सब कुछ पता होना चाहिए, मुझे लगता है कि आरजे को भी पता होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल के आरजे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे आरजे ऐसे होते हैं, बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ये लगता है कि आप बोलना ही तो है, हमें अपने टॉपिक पर बोलना है, हम उसकी रिसर्च कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपको अपने टॉपिक के साथ साथ बहुत सी बातों का और भी ध्यान अपडेट रहना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। सपोज दैट कि कभी आपको बॉलीवुड की कोई फनी न्यूज आपको बतानी हो, और कभी कोई कंट्री लेवल पे बहुत सीरियस इश्यू हो गया वो आपको बतानी हो, तो उस हिसाब में आप कैसे बात करते हैं? देखिए इसमें क्या होता है कि आपको अभी पता चला है कि सपोज कुछ प्रॉब्लम आ गई कहीं पर, रेडियो में एक चीज ये होती है कि हम हार्ड न्यूज वर्ड यूज नहीं कर सकते, रेडियो में न्यूज अलाउड नहीं है। तो हम जो भी कुछ बताते हैं वो अपडेट्स के फॉर्म में होता है। न्यूज वर्ड बैन है उसमें। न्यूज वर्ड सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के पास होता है, जो
आप न्यूज़ भी सुनेंगे तो हर 1 घंटे बाद जो 2 घंटे बाद न्यूज़ आती है, आप कभी भी चैनल बदल लीजिए, वो सिर्फ़ आपको ऑल इंडिया रेडियो पे सुनाई देगी या जो आकाशवाणी है, उस पे सुनाई देगी। आपको कमर्शियल या कम्युनिटी रेडियो पे न्यूज़ नहीं सुनाई देगी। अपडेट्स के फ़ॉर्म में अलग तरीके से आपको बताना होता है, जानकारी देनी होती है। हाँ, बात रही टोन चेंज करने की कि आपको चेंज करना होता है, तो ये आरजे पे बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्रेज़ेंट करें। अब आप एक लिंक में आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छी-सी कि आप ये नई फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, आप देखने जाइए, वीकेंड है, आप मॉल में जाइए और अचानक से आपके पास कोई न्यूज़ आ जाती है कि कुछ अनहोनी हो गई है, कहीं पर कुछ हादसा हो गया, आपको उसको भी बताना है। तो आप क्या करते हैं कि उसमें आपके पास 1-2 गानों का गैप होता है या कुछ होता है। आप म्यूज़िक उस तरीके का आपका साउंड मैनेजर अगर आप कमर्शियल में हैं, तो वो टीम आपको सेलेक्ट करके देती है, वो आपको अपडेट करती है कि ये चीज़ हो गई है। आपके जो प्रोग्रामिंग हेड हैं, वो आप तक जानकारी पहुँचाएँगे, आपकी टीम पहुँचाएगी, प्रोड्यूसर आपको बताएँगे कि ये न्यूज़ है और ये खबर है, ये आपको अब बतानी है। तो फिर आपको अपनी टोन चेंज करनी पड़ती है। आपको वो उसी समय मतलब अगले 5 मिनट के अंदर-अंदर आपको वो सारी चीज़ें अपने मूड के हिसाब से और उस सिचुएशन को देखते हुए सीरियसनेस के हिसाब से बतानी ओके, तो बेसिकली इसके पीछे पूरी टीम काम कर रही होती है। कमर्शियल रेडियोज़ में टीम काम कर रही होती है, लेकिन कम्युनिटी रेडियो जिसमें मैं हूँ कम्युनिटी रेडियो में आपको ज़्यादा टीम का सपोर्ट नहीं होता है। ओके। तो आप ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोग्रामिंग हेड हैं या आपके डायरेक्टर होंगे, स्टेशन मैनेजर होंगे, वो आपको समझाएँगे कि ये न्यूज़ आ गई है या ये अपडेट आया है, इसको आपको जल्द से जल्द अपने तरीके से बताना है और बताना बहुत ज़रूरी है। तो टोन भी ध्यान में रखिए, म्यूज़िक भी ध्यान में रखिए जो एड्स या जिंगल्स चल रहे हैं उनको भी ध्यान में रखिए। आप कैसे मैनेज करेंगे? कम्युनिटी रेडियो में थोड़ी फ्रीडम होती है। कमर्शियल में बहुत सारी चीज़ें पैक्ड होती हैं क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, फाइनेंसेस आ जाते हैं, रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जब आपने स्टार्ट किया था, इंटर्न की मैं बात करूँ, तो उस टाइम का पीरियड कैसा था? मैं आपको बताऊँ मैंने जो स्टार्टिंग करी थी मैंने जैसे बताया कि मैं लोकल न्यूज़ में मैंने एड देखा। इसके लिए कोई कोर्स भी किया था आपने? बाद में किया था, पहले कुछ नहीं किया था। जब मैं स्कूल में थी 11th-12th में तो मैंने एक ऐड देखा जैसे केबल टीवी चलते थे तब आज से 20 साल पहले अर्ली 2000s में। तो मैंने उसमें ऐड देखा कि दे रिक्वायर न्यूज़ एंकर फॉर दिस पोज़ीशन और उस समय क्या होता था कि मैं स्कूल में बहुत न्यूज़ पढ़ती थी, मैं पढ़ती रहती आई थी थिंक कुछ ना कुछ। फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन है मानो हाँ, कृष्णा। ये फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और काफ़ी पॉपुलर है, 15 सालों से चल रहा है। लेकिन मैंने अपनी जर्नी टेलीविज़न से शुरू करी थी, फिर उसके बाद मैं रेडियो पे आई। सो मैंने जब वो ऐड देखा कम्युनिटी सॉरी टेलीविज़न का लोकल सिटी केबल पे कि न्यूज़ एंकर चाहिए, तो मैं वहाँ पे फ़ोन किया, उन्होंने कहा चलिए आप आ जाइए। फ़ोन पे तो नहीं पता होता कि क्या है। आई वाज़ इन क्लास 11th ओके। तो मैंने वहाँ बोला, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। अब मैं ऑडिशन के लिए गई तो उनके जो हेड थे वो हैरान हो गए, कह रहे आप तो बहुत छोटी हैं, अभी आप तो स्कूल स्टूडेंट हैं, हम आपको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, आपकी तो उम्र ही नहीं है, आप 15 साढ़े 15 साल की हैं, आपको कैसे तो रखें? इसमें कितनी एज रिक्वायर्ड होती है? एज अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, अब तो कोई एज लिमिट है ही नहीं, बच्चे टीवी पे शोज़ कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, अब कुछ नहीं है। उस टाइम बच्चे को टीवी पे देखना, ऐसे न्यूज़ पढ़ते हुए वाज़ नॉट कॉमन। राइट। तो उन्होंने मुझे बोला चलिए मैंने कहा आप मुझसे पढ़वा के देख लीजिए, आपको नहीं पसंद आएगा मैं अपनी मदर के साथ गई। मैंने कहा आप पढ़वा के देख लीजिए, आपको नहीं पसंद आएगा, मैं नहीं पढ़ूँगी। ओके। उन्होंने पढ़वाया एंड आई वाज़ रियली गुड एट दैट टाइम। एनसीआर में और हरियाणा में प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों का प्रोनंसिएशन ठीक नहीं होता। बट मेरा जन्म लखनऊ में हुआ, मेरे जो कह सकते हैं मैटरनल फैमिली लखनऊ की थी, तो एक वो असर था बातचीत करने में, हिंदी अच्छी थी, प्रोनंसिएशन अच्छी अच्छा। थी, शब्द अच्छे आते थे, बोलना आता था, बाकी मेरी मदर मुझे बहुत ट्रेनिंग देती रहती थी। सो मैंने वहाँ बोला, उन्होंने मुझे बोला ठीक है हम आपको रख लेते हैं। सो मैं हर सैटरडे संडे वहाँ न्यूज़ में आती थी और शाम को पूरे शहर में वो न्यूज़ चल रही होती थी। सो वहाँ से शुरुआत तो उस हुई। टाइम खुद को सुनना कितना अच्छा लगता होगा? खुद को देखना बड़ा एकदम सरप्राइज़ लगता था कि एक तरफ तो आप ट्यूशन जा रहे हो 7 बजे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं या आपके दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, फिर आपको खेलना है, आप खेल रहे हो बाहर खड़े होके और सडनली आप न्यूज़ पे आ रहे हो टीवी में। तो लोग ही हैरान हो जाते थे कि अरे! आप टीवी पे और मैं किसी को बताती नहीं थी। ओके। तो वो सरप्राइज़ हो जाते एकदम थे। सरप्राइजिंग होता हाँ। होगा सबके लिए। सो क्या हुआ एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे स्कूल में मैं आई वाज़ गुड इन स्पोर्ट्स सो हम टूर्नामेंट खेलने गए हुए थे कहीं बाहर तो वहाँ से वापस आए जीत कर। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था तो उसमें बच्चों को वो ट्रॉफीज़ दी जाती थी। तो मैं वो स्टेज पर ट्रॉफी लेने के लिए जैसे गई सो माय प्रिंसिपल सेड
मैं डीएवी स्कूल फरीदाबाद में थी सेक्टर 49 में। तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बोला, नीलम भल्ला जी ने, अरे मैंने तुम्हें कल टीवी पे देखा था। स्पोर्ट्स में वो मुझे नहीं जान रही थी, क्लास में उन्हें नहीं पता था ये बच्चा कौन है, लेकिन जब अच्छा। मैं स्टेज पे गई, क्योंकि आपके बाल कटे हुए, आप दिख तो वैसे ही रहे हैं, उस टाइम इतना मेकअप भी नहीं होता था कि मेकअप आर्टिस्ट्री से आपका चेहरा बदल दे जो आजकल चलता है। तो वो एकदम से पहचानी एंड शी वाज वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो इस तरीके से बोला तो सारे लोग हैरान हो गए कि स्टेज पे वो बोल रही हैं। तब सबको पता चला कि उन्होंने मुझे उनके स्कूल के हाँ, स्टूडेंट हो आप। हाँ, स्टूडेंट। तो वो बड़ी बात थी। फिर मैं कहीं मार्केट जाती थी तो लोग कहते थे, अरे मैं सामान लेने जा रही हूँ, जैसे शाम के टाइम आप मार्केट गए तो मार्केट में, अरे आप तो वही हो ना जो टीवी पे आ रहे हो। सो एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस मिल उस टाइम में बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी ये कॉमन सारी नहीं था। चीजें। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता था कि उस फील्ड में जाएं कैसे। बिल्कुल। तो वो एक अलग चीज थी और उस चीज से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मुझे इसी फील्ड में जाना है। देन उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया, कोर्सेज किए, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, देन मास्टर्स किया और अब मैं पीएचडी भी कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन में। सो ये फील्ड जो थी वो वहां से शुरू हुई, वो कॉन्फिडेंस वहां से। इसमें ही रह गए। मुझे जाना ही इसमें था, मुझे ये क्लियर हो गया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो मैंने वहीं से शुरुआत करी और धीरे 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 अच्छा, इसमें ऐसा भी कुछ होता है क्या कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो हम्म, और वहां पे आपको आरजे की पोस्ट नहीं देके कोई और जॉब ऑफर करते हैं? बिल्कुल। शुरुआत में कोई आरजे नहीं रखता। ओके। आप बहुत ही कमाल हो और मैंने ये भी तो सुना भी है आपको आरजे नहीं लगते। वो पानी की ग्लास एंड ट्रे पकड़ा रहे थे कि अभी तुम इंटर्न में यही करो। इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप को मैं ना बहुत बड़ा एसेट मानती हूँ अगर आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इंटर्नशिप मिल जाती है। मैं जब कॉलेज से बाहर निकली और मुझे जॉब ढूंढनी थी तो मुझे इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी नहीं मिल रही थी, बिकॉज मैं फरीदाबाद से थी और फरीदाबाद में उस टाइम कुछ खास होता नहीं था। नोएडा में फिल्म सिटी आ गई थी, गुड़गांव में भी कुछ नहीं होता था। हद से हद आपको अगर फरीदाबाद से कुछ करना भी है तो लोकल न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। बहुत सारे न्यूज़पेपर की फरीदाबाद एडिशन उस टाइम आने लग गए थे। तो वो ही ऑप्शन था आपके पास, ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं। लेकिन आज के समय में इतने ऑप्शंस हैं, आज के समय में कम्यूट करना बहुत आसान है। आप अगर फरीदाबाद से नोएडा जाना चाहते हैं, आप 15-20 मिनट में अपनी गाड़ी लेके पहुंच सकते हैं। नहीं तो मेट्रो का साधन है आपके पास, दुनिया भर की कैब्स चल रही हैं, बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना जबरदस्त बना दिया है हमारी भारत सरकार ने, कमाल कर दिया है। सड़कें इतनी खूबसूरत बन गई हैं। आप जो सफर मुझे नोएडा फिल्म सिटी जाने में उस समय 2 घंटे एक साइड के लगते थे, आज आपको आधे घंटे में तय कर सकते हैं। ओके। और उस टाइम मैं इंटर्नशिप लेने के लिए हर चैनल में गई, उनके टाइमिंग्स इतने ऑड होते थे कि मैं उसके लिए हाँ ही नहीं कर पाती थी। और उस टाइम क्या होता था, बहुत सारे चैनल्स आ गए थे, हर न्यूज़पेपर ने अपना चैनल, अपना मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज खोल लिए थे। सो जो दूसरे मास कम्युनिकेशन कोर्स करके निकल रहे किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जिनके अपने चैनल्स नहीं हैं, उन बच्चों को इंटर्नशिप या जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। मेरे लिए हर्डल ये था कि फरीदाबाद से कोई कम्यूट करने का ऑप्शन नहीं था, कोई खास अप्रोच नहीं थी, तो आप कैसे अंदर जाएंगे? आपको मौका मिल भी रहा है तो आपके टाइमिंग्स ही नहीं सूट करें। आप सुबह 6 बजे घर से चलेंगे तब जाके 8:30 आप वहाँ पहुंचेंगे। और इंटर्नशिप में टाइमिंग्स का ना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि काम बहुत, मास कम्युनिकेशन की फील्ड में ना, अगर आप न्यूज चैनल में या रेडियो में, काम बहुत होता है। तो उसमें क्या होता था कि आपके पास और इंटर्न से काम लिया भी ज्यादा जाता है। सीखने के लिए तो काम करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर आप इंटर्नशिप की स्टेज पे ये बोल दें कि मैं 10 घंटे काम नहीं करूंगा या 8 घंटे काम नहीं करूंगी, तो फिर आप आगे बहुत मुश्किल से उठ पाएंगे। क्योंकि आप भी देख लीजिए, आप अपना चैनल चला रही हैं, बहुत मुश्किलों से करना पड़ता है फैमिली के साथ चीजों को मैनेज, अपना समय निकाल के गेस्ट के समय के हिसाब से सेटअप करना, सारी चीजों को मैनेज करना। सो अगर इंटर्नशिप आपको कहीं मिल रही है और आपकी पसंद की फील्ड में मिल रही है, आप आंखें बंद करके उसको करिए। हाँ, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, पर डरिए मत कि पानी का ग्लास पकड़ाना पड़ेगा, और तो ऐसा होता नहीं है। और अगर आपने किसी को पानी पिला भी दिया 2 बार तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत बात है। पानी पिलाइए, उनका काम होता है, आपको करना चाहिए। कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। काम बेसिकली क्वालिटीज होती है कि सारी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। मुझे लगता है हर इंसान में ये बात होनी चाहिए कि नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कैसे बदलना है, वो आपके रास्तों को आसान करे, आप में झिझक नहीं रहेगी। आप आज बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू देख लीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर
गार्ड की नौकरी करते थे, जी। तो आज वो किस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, क्योंकि उन लोगों में ना, आज तो चलिए वो बहुत हिट हो गए हैं इसलिए शायद कहानियां बनती है तो लोग कहते हैं अरे थोड़ी बढ़ा चढ़ा के भी बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अगर आपने उस दौर में मेहनत कर ली ना, जो आपके सीखने का दौर है, बिल्कुल। तो आपको आगे कोई पीछे नहीं धकेल सकता, आप उठेंगे ही उठेंगे, आपका टैलेंट नजर आएगा ही आएगा। तो आपका इंटर्नशिप कैसे स्टार्ट हुआ था फिर? मेरा इंटर्नशिप मैंने दैनिक जागरण के साथ किया, मैंने सिटी केबल के साथ ओके। किया, मैंने दूरदर्शन के साथ काम किया। सो ये सारी चीजें मैं करती थी, मैंने बहुत जगह फ्री में काम किया। ओके। मेरे पेरेंट्स बेसिकली मैं भी दैनिक जागरण में थी, लेकिन मैंने फ्री में काम नहीं किया। मैं बता रही हूँ मैंने फ्री में बहुत साल काम ओके। किया, और आज भी मुझे कोई बोलता है एंकरिंग करने के लिए कि बहुत अच्छा है प्लीज हमारे लिए कर दो, मैं कई जगह फ्री में कर देती हूँ, लेकिन अब मैं नखरे थोड़े से दिखाने लगी हूँ, बिकॉज अब जो एंकरिंग के चार्जेस होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके। तो उसमें आप किसी से फ्री में कर लेंगे ना, वो आपको फॉर ग्रांटेड बहुत लेता है, तो बिल्कुल। अगर आप फ्री में ज्यादा नहीं, अंडर वैल्यू करने लगेगा आपको। एक समय तक फ्री में कीजिए, मैं ये बताना चाहती हूँ जब आपकी सीखने की उम्र है ना, तो आप फ्री में कर सकते हैं, आपके पास फाइनेंसेस ठीक ठाक हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, आपकी कॉलेज लाइफ है, आप मत डरिए फ्री आप में काम उसको करने से। लर्निंग प्रोसेस में आप हाँ, ले सकते हो। वो आप ये समझिए कि इंटर्नशिप मिल रही है आपको, 5,000 रुपीज मिल रहे हैं, आप उसको आने जाने के खर्चे में लगा लीजिए, 10,000 मिल रहे हैं आप उसको कम्यूट करने के खर्चे में लगा लीजिए, लेकिन आप सीखिए वहां से जितना सीख सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे आरजेस को, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज को और बहुत सारे ऐसे एंकर्स को जानती हूँ जो इंटर्न्स के तौर पे गए थे और आज की तारीख में वहां पे टॉप की पोजीशंस पे बैठे। ओह। तो इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए, मेहनत दिख जाती अच्छा, बेसिकली जो प्रैंक कॉल्स होते हैं, है। ये आपने कभी किया है? नहीं, कम्युनिटी रेडियोज में अलाउड नहीं होता, और फ्रैंकली Okay. स्पीकिंग प्रैंक कॉल्स में बहुत मजा आता है सुनने में, लेकिन ये फीजिबल नहीं होते। आप किसी को ऐसा करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें ना स्क्रिप्टेड होती हैं, बहुत सारे शोज जैसे स्क्रिप्टेड होते हैं, रियलिटी शोज, वैसे प्रैंक कॉल्स भी स्क्रिप्टेड होती हैं, पर हाँ मजा आता है, मैंने कभी नहीं। तो जो स्क्रिप्टेड आप बता रही है, तो आप लोगों के भी कोई शोज स्क्रिप्टेड होते हैं? स्क्रिप्टेड हमारे शोज देखिए, हर आरजे के शो में कहीं ना कहीं पॉइंटर्स बने होते हैं कि आपको आज ये तो काम वो करना है। स्क्रिप्टिंग मतलब आपको करके दिया जाता होगा? नहीं, हमें खुद करना है। ओके। आपको टॉपिक्स दे दिए जाते हैं कि आज ये थीम रहेगी, आज ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो उससे रिलेटेड है, आज इसका इंटरव्यू उसमें चलेगा, आज इनसे बात करनी होगी, पर आपको ये सारी रिसर्च करके अपने पॉइंटर्स बना के, क्योंकि जब जैसे जैसे आप बड़े आरजे, बड़े मतलब आप टाइम के समय जैसे जैसे सीखते जाते हैं, आप स्क्रिप्ट करना बंद कर देते हैं, आप पॉइंटर्स बनाते हैं, आपके पास पॉइंटर्स होते हैं, फोन में फिर आप पॉइंटर्स define कर हाँ, सकते हैं। फिर आप उसको लिंक वाइज आप सेट कर लें। ओके। तो एक आरजे की जो वॉइस होती है, रिक्शा जी, लोग मतलब अपने फेवरेट आरजे के टाइम का वेट करते हैं कि बिल्कुल। अभी रिक्शा मैम आएगी एंड हमें हमसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेगी, या हमारा मूड खराब है तो मूड अच्छा हो जाएगा। लोग ड्राइविंग करते वक्त भी सुनते हैं आरजे को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि आरजे का खुद का भी मूड खराब हो। ये चीज हमको छुपा के रखनी होती है, जैसे न्यूज एंकर्स होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, कितना भी आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन चेहरा जब आपका सामने आता है कैमरे के, आपको एकदम शाइन ब्राइट एंड बिल्कुल। स्माइल एंड एनर्जी के साथ वो खबरों को बताना होता है। ऐसे ही आरजेस में भी होता है, आप घर से चाहे झगड़ा करके आप अपनी वाइफ से आए हो या हस्बैंड से आए हो, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो, या फिर आप कुछ भी हुआ हो। कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, अगर आप अपना शो प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपको छुपाना पड़ेगा। बेसिकली कई बार ऐसा होता है ना कि लोग हमसे कहते हैं क्या बात हो गई, आज लो साउंड हाँ। कर रही हो, हाँ। तो आप लोगों को अलाउ भी नहीं होता कि आप लो साउंड करो। हमें लो साउंड करना अलाउड की बात नहीं होती है, आपकी जो ऑडियंस है, जो आपकी आपके जो जॉब listeners हैं, प्रोफेशन है उसमें आपको हाँ वो देखिए, हर काम जैसे होता है ना कि अगर डॉक्टर है वो कितना भी परेशान है, अगर उसकी सर्जरी है तो उसको वो फोकस करके सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट की जान का सवाल है। लॉयर को अपना केस लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जज आपको अगली केस की डेट नहीं देंगे, आपको पता है आपको जाना है आज वहां पर। पुलिस वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसकी ड्यूटी है ट्रैफिक सिग्नल पर, अगर उसको ट्रैफिक को मैनेज करना है तो करना है, ऐसे हमारी भी जैसे responsibility पुलिस है। वाले की बात आपने कही, उस दिन वो शायद एक्स्ट्रा चालान काटेगा, फ्रस्ट्रेशन। ओके, टीचर्स है तो बच्चों पे ज्यादा ओवर रूल करेंगे। तो वैसे कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड ऑलरेडी स्पॉइल्ड, ठीक है, और आप अपने जॉब पर गए हो, किसी ऑडियंस का कॉल आया हो एंड वो ऑलरेडी सैड हो, तो या फिर मतलब कुछ भी ऐसा हो जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, आपका मन कर रहा हो बहुत गंदा सा रिप्लाई करने का, नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? रेडियो को लेके ऐसा कई बार होता है कि आपका मूड नहीं होता, या आप फिजिकली ठीक फील नहीं कर रहे हो, आपका गला खराब है, या आपको
तबीयत ठीक नहीं है या आपका मूड ही खराब है किसी वजह से, या बॉस ने आपको डांट दिया या आपकी किसी से बन नहीं रही है, कुछ मैटर ऐसा होता है। पर मैं आपको सच सच बताऊं, अगर आप दिल से आरजेइंग पसंद करते हो, अगर आप आरजे और आप अपनी जॉब को पसंद करते हो, आप जैसे ही स्टूडियो में जाते हो, जैसे ही आप हेडफोन लगाते हो और जैसे ही आप गाने सुनते हो, आप खुश हो जाते हो। बाहर की ढेर सारी चीजें। म्यूजिक अपने आप में बहुत खूबसूरत थेरेपी होती है, बहुत अच्छी थेरेपी होती है। आपका मूड सेकंड्स में चेंज हो जाता है अगर आप अपने मन पसंदीदा गाने सुन रहे हैं और आपको पता है कि आपको ये शो लेकर आना है। मेरे साथ पर्सनली मूड बहुत बार खराब होता है, इंसान है, गुड डेज बैड डेज होते रहते हैं, तो ऑफ कोर्स हल्का बहुत नजर आता है, पर बहुत ज्यादा हम शो नहीं करते और मैं अपनी फील्ड को बहुत एंजॉय करती ओके। हूँ। बेसिकली मेरा मूड खराब होता है तो मेरे हस्बैंड को पता चल जाता है क्या हो गया, वो मूड तो क्यों घर खराब को है। तो सबको पता चलता है, बाहर ऑफिस में भी पता चल जाता है, लेकिन आप जब स्टूडियो में जा रहे हैं, जैसे ही आपकी ऑन एयर की लाइट ऑन हो रही है, हम्म। आपको नहीं फील होता। लेकिन मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होता होगा उस टाइम में नॉर्मल वॉइस टोन में बात करना, खुद को रिप्रेजेंट थोड़ा सा करना। होता है, मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ आपको कि आप जब बोलते हो ना, मेरे साथ कभी ऐसा फील नहीं हुआ, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि नहीं मैं बहुत अपसेट हूँ और आज मैं शो नहीं करूँ। तो सपोज दैट मान लो कि मेरा या किसी व्यूअर का मूड खराब हो तो आप क्या सजेशन करना चाहेंगे, कैसे मूड ठीक करे? देखिए, मूड मेरी थेरेपी तो म्यूजिक है। ओके। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और ऐसा नहीं है कि मुझे आज का म्यूजिक पसंद है या पुराना म्यूजिक पसंद है, मुझे हर तरीके के गाने पसंद है। मुझे इंटरनेशनल म्यूजिक भी पसंद है, मुझे इंडियन म्यूजिक भी पसंद है, मुझे इंडिया में पंजाबी म्यूजिक भी पसंद है, तो मुझे कोलावेरी डीज पसंद सारे है। मुझे varieties पसंद म्यूजिक, है। अगर मेरा मूड खराब है और मेरे पास मेरी पसंद के गाने हैं या प्लेलिस्ट है या रेडियो पे कोई अच्छा गाना आ रहा है, मेरा मूड काफी हद तक ठीक हो जाता है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें, अच्छे गानों के साथ मेरा मूड काफी अच्छा हो जाता है। तो ये म्यूजिक अपने आप में बहुत कमाल की थेरेपी है और अब तो पेशेंट्स को ठीक करने के लिए यूज हो रही है। रिलैक्सेशन वाला म्यूजिक सुने, या आपको पंजाबी मेडिटेशन में पसंद है, आप यूज वो होती सुने। है। आप ऐसा म्यूजिक सुने जिससे आपका मूड अच्छा हो, आपके माइंड को अच्छा लगे, आपके ब्रेन को अच्छा लगे। आप डेफिनेटली म्यूजिक थेरेपी से खुद को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी को अपनी परेशानी सुनाकर हल्का फील होता है, जरूर करें, क्योंकि आपके पास ना ज्यादा समय नहीं होता है, आपके पास स्क्रिप्ट करने का ज्यादा समय नहीं है। आप परेशान होते रहेंगे, घर पे गुस्सा निकालेंगे, सब पे निकालेंगे, हम भी निकालते हैं, लेकिन अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने मन को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म नुस्खा जरूर रखें जिससे आप अपने प्रोफेशन में, अपने घर में चीजें खराब ना करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं भी ये इम्प्लीमेंट करूंगी अपनी लाइफ में। तो दीक्षा जी, किस टाइप के कॉल्स आते हैं? मैं चाहूंगी कि एक दो कॉलर की स्टोरी आप थोड़ा सा शेयर करें जो काफी फनी लगी हो। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी के ही एक काफी सीनियर ऑफिसर थे और उनकी वाइफ जो थी वो हमारा रेडियो बहुत सुनती थी। उनके घर में ऑलमोस्ट चलता रहता था, गाड़ी में भी वो बहुत सुनती थी। तो एक दिन उनका सुबह सुबह फोन आया। मेरा शो था 9 से 10, 9 से 11 का टाइम होता था, तो उनका 9:30 बजे फोन आया कि मैं इनकी वाइफ बोल रही हूँ और अब वो लेडी इस दुनिया में भी नहीं है, कोविड में उनकी डेथ हो गई। बट मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन उनसे बात करके। वो कह रही मैंने आपका नंबर अपने हस्बैंड के फोन में से चुराया है ओह। और मैं आपको बहुत सुनती हूँ। और ये जो उनका आज जन्मदिन है, उनका बर्थडे है, वो अभी पूजा कर रहे हैं और वो ऑफिस के लिए निकले। उस समय आप उनके लिए मेरी तरफ से एक गाना प्ले कर देना, मैं आपको मैसेज करके बता दूंगी वो कितने बजे अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं या रेडियो ऑन कर रहे हैं। सो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फोन में से, आप ये देखिए, फोन में से नंबर लेना, ये प्लानिंग करना। एंड शी वाज ऑलमोस्ट 55-60 इयर्स ओल्ड। 7-8 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो उन्होंने वो नंबर दिया, गाना बताया, मैसेज बताया, सारी चीजें बताई। तो वो मैंने जब प्ले किया तो वो हैरान हो गए। वो हस्बैंड वाइफ इतने खुश हो गए उस दिन, वो जो सर थे हमारे वो बहुत खुश हो गए और उनकी वाइफ बहुत खुश हो गई कि उनकी तरफ से ये चला है। देन एक और मैं शो कर रही थी एक दिन, तो एक बुजुर्ग लेडी का फोन आया कि मैं आपको बहुत सुनती हूँ, मेरा बेटा है वो बोल नहीं पाता लेकिन वो सिर्फ रेडियो सुनता है, सो आप उसके लिए मेरी तरफ से ये गाना चला दो। वो रेडियो ही सुनता रहता है, उसको क्योंकि बोलता नहीं है तो म्यूजिक सिर्फ वो सुनता है, उसको मजा आता है सुन के, उसको बड़ा रिलैक्स फील होता है। तो आप उसके लिए गाना चला दो। और वो काफी एजड लेडी थी, उनका जो बेटा था वो भी काफी उम्र का था। तो उन्होंने वो नंबर ढूंढ के कैसे फोन किया, क्या किया,
हमें नहीं पता होती सिचुएशन, हम्म, लेकिन अगर हमारे ये छोटे छोटे स्टेप्स किसी की लाइफ में खुशियां भर देते तो वो हमारे लिए बहुत सबसे बड़ी बड़ी बात है। अचीवमेंट होती है। एंड अगर मैं कुछ फनी पूछूं, ये तो दो आपने अचीवमेंट की बात करी, कुछ फनी कि आपको कॉल रखने के बाद बहुत जोर की हंसी आ रही हो कि क्या कॉल था यार, आपको हंसी कंट्रोल करनी पड़ी हो, ऐसा कोई इंसिडेंट? हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है। मैं जो शोज करती थी उसमें सिविक प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करते थे कि शहर में क्या प्रॉब्लम है, और सड़कें खराब, ट्रैफिक जैम, पानी भर गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें हम हायर अथॉरिटीज को भी फोन लाइन पे लेते थे। तो एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, और फ़ोन करते ही मैंने उनसे पूछा कि फ़ोन में पहले जब हम बात करते हैं, किसी को नंबर मिलाते हैं, तो हम लोग पूछते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या मैडम ये सड़क बहुत खराब है, ये मैं बताना चाहूँगा, और आप मुझे फ़ोन लाइन पे ले लो। क्या, चलो फ़ोन लाइन पे ले लिया, और जैसे ही सड़क-वड़क की बात खत्म हुई, मैंने कहा ओके थैंक यू। नहीं मैडम, एक और चीज़ कहनी थी। मैंने कहा क्या कहना था? आप मेरी पसंद के गाने क्यों नहीं चलाती हैं? ओह! आप प्लीज़ मेरी पसंद के गाने नहीं चलाया कीजिए इस तरीके से। आप, और वो लाइव बोल रहे हैं। ओके। तो उनसे उनको बाय बोलना मेरे लिए बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि कई बार हमारे पास वो गाने ऑन द स्पॉट नहीं होते हैं, या हमें लाइब्रेरी में ढूंढने पड़ते हैं। कई बार कुछ ऐसे गाने होते हैं, कई गाने हम नहीं चला सकते, उनके वर्ड्स अच्छे नहीं होते, या कुछ मूड नहीं होता है, समय नहीं होता शो के हिसाब से। तो वो पीछे ही पड़ गए थे कि नहीं आप ये गाने चलाइए। फिर हमने उनको प्रॉमिस किया कि हम गाने चलाएंगे। तो कई ऐसे हमारे लिसनर्स होते हैं जो बहुत मतलब दिल से प्यार करते हैं, बट इमोशंस भी कंट्रोल करने बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, कई बार इरिटेट भी कर देते होंगे, राइट? इरिटेट करते हैं, पर ठीक है, वो प्यार भी इतना देते हैं, इतना इज्जत भी देते हैं, तो थोड़ा इरिटेट नहीं कह सकते। पर ये है कि कई बार आपके काम के बीच में, क्योंकि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आपकी समय सीमा, आपको इतनी देर में शो भी खत्म करना है, तो आप हर चीज उनकी नहीं सुन सकते। और आपको अगर उस टाइम में हंसी आ रही हो तो शायद आप हंस भी नहीं हंस सकते। देते हैं, हंस देते हैं। देखिए, रेडियो इज ऑल अबाउट गिविंग इंफॉर्मेशन टू पीपल, साथ में आप उसको खराब भी ना करें, मतलब बिल्कुल। उसमें मूड माहौल ना खराब करें। अगर वो हंसी आ रही है और वो ठीक लग रही है, उसके साथ जा रही है, तो हंस सकते हैं। अच्छा, कई बार मैंने सुना है, मैं भी कई बार रेडियो सुनते हैं तो लोग अपनी पर्सनल स्टोरीज भी शेयर करते हाँ। हैं, एंड आरजे कई बार सजेशंस भी देते हैं उन्हें। तो ऐसी कोई स्टोरी? ऐसी स्टोरी पर्सन, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय तो मुझे ऐसी याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ कई बार लोगों के फोन ऐसे आते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, या कोविड की दिनों की मैं बात आपको बताना चाहूंगी। कोविड में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, खास तौर पर से जब सेकेंड वेव आई थी, और बहुत डेडली सिचुएशंस थी। आपका मन खराब होता है, फिर भी आपको शो करने जाना होता है। मेरे घर में ऑलमोस्ट मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे फादर, मेरी सिस्टर, सबको कोविड था। हर किसी को कोविड था, लेकिन मुझे पहले हो चुका था, तो शायद एंटीबॉडीज की वजह से मुझे कोविड नहीं हुआ था सेकेंड वेव में। और तकलीफें ही तकलीफें थी। आप जिससे भी बात कर रहे हो, उसके रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है। हर रोज आप सोशल मीडिया ऑन कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि किसी ना किसी की डेथ हो की गई। डेथ हो गई, आपके नोन है, यंग लोग चले गए। मन बहुत खराब होता था। ऐसे में मेरे पास कई बार लोगों के फोन आते थे, क्योंकि बहुत सारे डाउन ट्रॉडन एरियाज में ज्यादा फोन वगैरह देखने से लोग बहुत डिप्रेशन में आ जाते थे, बहुत परेशान भी होने लगे थे, तो वो रेडियो लगा लेते थे एंटरटेनमेंट के लिए। तो हम उस समय लोगों को हौसला बढ़ाते थे, बहुत ज्यादा उनका हौसला अफजाई करते थे कि नहीं, ये सिचुएशन, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये मैं अक्सर कहती हूँ कि परिस्थिति कोई भी हो, वो गुजर जाती है, मुश्किल देती है, आपको तकलीफ होगी। तो उस टाइम हम जब कभी पुलिस कमिश्नर से बात करें, कभी डेप्यूटी कमिश्नर से बात करें, वो भी हौसला बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो भी कितनी रातों से सोए नहीं थे। कभी इस हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी उस हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहाँ मिलेंगे, ये हम कोशिश कर रहे थे लोगों को बताने की। आप यहाँ से दीजिए। हम डॉक्टर्स से फ्री की एडवाइस, कैंप्स, ऑनलाइन सेशंस ऑर्गेनाइज करा रहे थे। तो बहुत कुछ हमने किया, और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट हमें मिला। बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर हमारे साथ जुड़े, जिनको देख के, जिनसे बात करके, जिनकी जानकारी लोगों तक पहुंचा के, राशन लोगों तक पहुंचा के, हमें बहुत खुशी मिली थी। लोगों से बात करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे। एक महिला थी जिनके घर में सबको कोविड हो गया था, हस्बैंड की नौकरी छूट गई थी। अब एक मिडिल क्लास फैमिली की महिला थी, मिडिल क्लास लेडी थी, अच्छा खासा उनका घर था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उनके पास अब फंड्स नहीं थे। हस्बैंड की नौकरी छूटे हुए 2-3 महीने हो गए थे, कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, बाहर कुछ था नहीं, घर में पैसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे बहुत डरते डरते फोन किया कि आप किसी के थ्रू, मैंने सुना है व्हाट्सएप ग्रुप पे
किसी ने नंबर दिया है, क्या आपका रेडियो हमें राशन पहुँचा सकता है? तो मैंने किसी एनजीओ से बात करके 2 से 3 बार उनको पूरा-पूरा राशन पहुँचाया। अब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके घर में पैसों की कोई समस्या नहीं होगी, एटलीस्ट राशन, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी तो ले सकते होंगे। लेकिन हमें नहीं पता होता किसी की परिस्थिति। राइट। मदर इन लॉ उनकी बीमार हैं, वो अकेली लेडी हैं जो इस टाइम घर में फिट हैं। बच्चे भी बीमार हैं, हस्बैंड बीमार है, अस्पतालों में, और आपको पता ही कितना महँगा इलाज उस टाइम। प्राइसेस भी काफी आ गए थे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने उसमें सपोर्ट भी किया, तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने लोगों का फ़ायदा भी उठाया था। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हज़ारों के मिल रहे थे। बिल्कुल। तो उस समय जो हमने मदद करी हमारी पूरी टीम ने, रेडियो मानव रचना की टीम ने, और पूरी मानव रचना, मैं तो कहना चाहूँगी कि हमारे जो वाइस प्रेज़िडेंट, प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया लोगों का। वो खुद अपने स्टाफ से, अपने साथ के लोगों से पूछते थे कि कोई तकलीफ तो नहीं है। रोज़ हमारी मीटिंग्स होती थी ऑनलाइन कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ग्रुप्स बने हुए थे कि आप कैसे आम जनता तक या अपने तक चीज़ें पहुँचा सकते हैं। सो वो कमाल जो हमने एज़ अ रेडियो उस समय लोगों की मदद करके किया, या लोगों ने हमारा सपोर्ट करके किया, वो एक बॉन्ड जो बन जाता है, बिल्कुल। वो मुझे लगता है किसी भी कॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग था, राइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, और उस टाइम सरवाइव करना भी बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल था। था, बहुत मुश्किल। मतलब जिस व्यक्ति उस सिचुएशन में अगर वो ठीक-ठाक निकल आए, मैं कहती हूँ आपको दूसरा जीवन दान मिला। करेक्ट। मेरे अपने में आपको मतलब अनगिनत स्टोरीज़ हैं जो रोज़ आती थीं। रोज़ मन धड़कता था कि आज कुछ ना हो जाए, किसी को कुछ ना हो जाए। जब आपके घर में 5-5, 6-6 लोग बीमार हैं, डॉक्टर्स, बहुत सारे मेरे ऐसे सर्कल के डॉक्टर्स जो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने ना जाने कितने लोगों का फ़ोन पे इलाज फ्री में किया, दवाइयाँ फ्री में भिजवाई एक-दूसरे को कि आप प्लीज़ ये दवाइयाँ दे दीजिए, उस उनको वो टाइम ठीक हो जाए। लोग घरों में बंद हो गए थे, बाहर की चीजें खाने में भी डर लग रहा था। बिल्कुल, जो राशन का सामान आ रहा था उसे भी उससे वॉश करो अच्छे से, टच करने में चीजें डर लग बिल्कुल, रही थी। बिल्कुल। मतलब बहुत एक-दूसरे का सपोर्ट करने से वो दौर निकला है। बिल्कुल। तो हमने एज़ अ कम्युनिटी रेडियो उसमें कोशिश करी अपनी थोड़ा कुछ बेहतर करने की, और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जुड़ के, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ जुड़ के बहुत लोगों का साथ दिया। तो ऐसा दौर कभी ना आए, और एक साथ लोग जुड़ के बने रहें, यही एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन बिल्कुल। का एक ड्यूटी होती। बिल्कुल, और आप लोगों ने समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है। और बेसिकली हमारा समाज एक दूसरे पे इसी तरह से डिपेंड है कि हमें बिल्कुल। एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। देखिए, समाज का मतलब ही यही है कि आप कम्युनिटी हैं, आप समुदाय हैं, आगे आएँ, एक दूसरे का साथ दें, इंस्टेड कि आप कमियाँ निकालें, आपको एक दूसरे के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। और यही लक्ष्य होता है कम्युनिटी रेडियो को सेटअप करने का, कि वॉइस फॉर वॉइसलेस। भारत सरकार का यही लक्ष्य है कि कम्युनिटी रेडियो, कमर्शियल रेडियो स्टेशन तो देखिए एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी रेडियो इन्फॉर्मेशन देने के साथ-साथ आपको एम्पावर भी कर रहा है। बिल्कुल। आप किसी भी एक डॉक्टर को ले आएँ, इंजीनियर को ले आएँ, या फिर किसी ऐसी महिला को ले आएँ जो एक हाउस हेल्प है, उसको ले आएँ रेडियो पे, उसका भी वेलकम है। वो भी अपनी व्यथा या अपनी कुछ बातें, अपनी एम्पावरमेंट की स्टोरी सुना सकती एक्सपीरियंस है। बताएंगे। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की बहुत बड़ी पावर है। तो जैसे आपके रेडियो स्टेशन पे बहुत लोग इंटरव्यू के लिए आते बहुत, होंगे, तो कुछ नॉर्मल लोग भी आते होंगे, कुछ सेलिब्रिटीज भी आते होंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटी। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज, कुछ सेलिब्रिटीज के किस्से सुनाइए हमें। सेलिब्रिटीज़ के किस्से मैं आपको अभी रिसेंट बताना चाहती हूँ। मनु भाकर जी, जी। देश का बहुत नाम रोशन किया है, डबल मेडलिस्ट रही हैं ओलंपिक की। हम्म। तो जैसे ही हमें पता चला कि इनको मेडल मिला है, तो इनके पेरेंट्स जो हैं वो फरीदाबाद में रहते हैं। तो इनके पेरेंट्स जो हैं वो फरीदाबाद में ही हैं। सो मैंने इनको फ़ोन किया पेरेंट्स को, और मैं गई उनके पास इंटरव्यू लेने। तो उन्होंने 15 मिनट की बाइट चाहिए थी शायद मुझे। आप मानेंगे नहीं, 1.5 घंटा मैं उनके साथ बातें करती रही बैठ के। और इतने हम्बल, इतने प्यार से उन्होंने किस्से सुनाए, स्टोरी सुनाई कि कैसे मुश्किल का दौर आता है, बच्चे कैसे मेहनत करते हैं, पेरेंट्स ने कितना सैक्रिफाइस किया, उनकी Starting मदर ने journey से। कैसे सैक्रिफाइस Right. किया। तो ये जो होता है ना अपने आप में, फिर मैं मनु भाकर जी से भी मिली तो उन्होंने भी ऐसा कुछ बताया। बहुत कमाल के लोग मिलते हैं ऐसे में, मतलब जो स्ट्रगल होती है ना वो आपको दिखाई दे जाती है। जब आप प्लेयर से बात करेंगे तो वो तो अपना बताएँगे ही बताएँगे, जब आप उनके घर वालों से बात करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि सिर्फ़ एक खिलाड़ी या फिर एक सेलिब्रिटी की स्ट्रगल नहीं थी, उनके पूरे परिवार की स्ट्रगल थी। राइट, ये बात मैंने भी जानी है कि मतलब अगर एक बच्चा फील्ड में खेल रहा है तो साथ में उसके पेरेंट्स भी
उसके साथ उतना दिन रात ही लगे हैं। सैक्रिफाइस होता है, उतना ही होता है। एक और बैडमिंटन की प्लेयर हैं, उनके शी इज क्वाइट यंग अभी। उनकी मदर उनको डेली सुबह 4 बजे पहले फील्ड पे लेकर जाती हैं। वो बॉक्सिंग स्टूडेंट्स के साथ अपनी पहले प्रैक्टिस करती हैं, अपनी स्ट्रेंथनिंग की प्रैक्टिस करती हैं। फिर उसके बाद उनकी मदर जो है वो उनको लेकर जाती हैं नोएडा ट्रेनिंग एकेडमी, गाड़ी चला के खुद। फिर वो लेकर आती हैं उनको शाम को 5 बजे ट्रेनिंग एकेडमी से वापस। और फिर उसके बाद वो घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं। मतलब वो मदर की जो स्ट्रगल है, फादर और मदर की जो स्ट्रगल है। आप बच्चे को ऐसे छोड़ दोगे तो फिर वो अपने हिसाब से जो करना है करेगा, राइट। बिल्कुल एंड अगर पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं, उनकी भी स्ट्रगल चल रही है, तब जाके बच्चा किसी मुकाम तक पहुंच पाता बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होती जर्नी। आज लोग जब कोई आगे बढ़ जाता है तो हम कहते हैं अरे ये तो उठ गया। पर चाहे वो बच्चा डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे आईएएस ऑफिसर बने, चाहे वो सेलिब्रिटी बने, फिल्म्स में जाए, स्पोर्ट्स में जाए, या एक बड़ा यूट्यूबर ही क्यों ना बने, बिल्कुल, एक पैरा पूरे एथलीट परिवार हमारे के साथ। चैनल में भी आए थे, तो उन्होंने एक बात कही और बहुत कमाल की बात कही उन्होंने कि आप पेरेंट्स का मतलब है 24 घंटे पेरेंट्स। अगर या तो आप अपने बच्चे को वो बनाइए जो आप बनाना चाहते हो, बिल्कुल अदरवाइज जैसे ही आपका बच्चा आपकी आंखों से दूर हुआ, दुनिया उसको वो बनाएगी जो वो बनाना चाहती है। बिल्कुल। तो लेकिन ये मुझे बातें ये मेरे माइंड में बिल्कुल क्लिक सच करी। है कि आप पेरेंट्स बनने के बाद हम्म, आप पेरेंट्स ही बने, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि आप अपने बच्चे को ना भीड़ में छोड़ तो सकते हैं हम्म, थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी ही रहेगी। एज अ माता पिता आप अपने बच्चे को, ठीक है डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो आप उसको एक गाइड कर सकते हैं, लेकिन उस पर थोप नहीं सकते। बिल्कुल उसको गाइड जितना अच्छा करेंगे, उसकी परवरिश में उसको जितना अच्छा समझाएंगे, वो बच्चा उतना अच्छे से समझेगा। वो तभी समझेगा जब वो आपको देखेगा। बिल्कुल। अगर आप उसको ये बोलते रहेंगे नहीं तुझे पैसा कमाना है, नहीं तुझे पैसा कमाना है, पैसे के बिना कुछ पहले नहीं हो आपको सकता, मेहनत करना होगा। आपको उसके सामने पहले मेहनत करनी होगी और क्लिक कम करना होगा कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, तुम ये करते हो, तुम ऐसे करते हो। हाँ, डांटे, आप पेरेंट हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, आप गुस्सा करें उसको, डांटे, लेकिन अननेसेसरी नहीं। बिल्कुल उसके टैलेंट को समझो और फिर उसकी तरह उसको ग्रूम करने में लगे। अगर आपका बच्चा टेनिस अच्छा खेलता है तो उसको अकेडमी लेकर जाए। एज अ पेरेंट ये आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहले आप अपने बच्चे के स्किल्स को पहचानो कि उसकी बिल्कुल। कौन सा स्किल है, जैसे आपकी मदर ने पहचाना, और उसके ये हिसाब से मतलब उसे आज मैं करेंगे। जो भी कुछ हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम सपोर्ट नहीं किया होता, या मुझे ये नहीं बोला होता कि तुम्हें इस फील्ड में जाना है, या मुझे बोलना लिखना ही नहीं सिखाया होता उस बिल्कुल। तरीके से, तो शायद मैं भी ज को ज नहीं बोलती, ढंग से नहीं बोल पाती, और ज को ज बोल रही होती। जैसे बहुत सारे लोग हैं जहाज ही बोलते हैं, या फिर वो नहीं बोल पाते वर्ड से। नो ऑफेंसेस टू देम, बट प्रोनाउंसिएशन का जो खेल होता है या जो गाइडेंस होती है, ये मुझे लगता है अगर आपको एक मेंटोर मिल जाए ना, आप बिल्कुल बहुत अच्छा बोल सकते हैं। और आप देख लीजिए राजनीति की फील्ड में या मोटिवेशनल स्पीकर जो अच्छा बोलते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। लाइक मोदी जी। अरे कमाल। तो जैसे कि आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस के भी इवेंट होस्ट कर चुके बहुत हैं, मतलब बहुत सारे। तो इसके लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है? प्रिपरेशन देखिए, शुरू शुरू में जब मैं 12th में थी, फिर कॉलेज में आई फर्स्ट ईयर में, तो मैं तब से होस्टिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ और बहुत सारे बड़े इवेंट्स करे, मतलब बहुत सारे। और प्रिपरेशन में ये है कि आपको शब्दों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब आप पॉलिटिकल या फिर कोई गवर्नमेंट का इवेंट होस्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान रखना पड़ता है आप किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनको ग्रीट कर रहे हैं। आप बहुत सारी जगहों पर कई बार आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होती, आपको नहीं पता होता अब क्या होगा, क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स में ना एक आइटिनरी बनकर आती है जिसमें बहुत सारे लास्ट मिनट चेंजेस हो जाते हैं कि मंत्री जी लेट आ रहे हैं, ये वाले गेस्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो जो आपका पूरा मिनट टू मिनट बना होता है वो चेंज हो जाता है। ओके। और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें मिनट टू मिनट बना ही नहीं होता, आपको सिर्फ उनके पीए आके या फिर जो होस्ट करवा रहे हैं वो आपको बता देंगे कि आप पहले हमें बुला लेना, हमें बुला लेना, हम बुके दे देंगे, और फिर उसके बाद मंत्री जी की स्पीच करा देना, फिर आप ये कर देना, बस इतना इतना। वो आपको वर्बली थोड़ा सा फंक्शन शुरू होने के 15 मिनट पहले बता देंगे। तो इसी के लिए मैं कहती हूँ कि आप पढ़ें, आपको नॉलेज होना चाहिए हर फील्ड का। आपको उस व्यक्ति के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, मंत्री हैं अगर वो या फिर कोई ब्यूरोक्रेट है, आपको पता होना चाहिए। ओके।
और आजकल तो बहुत सपोर्ट है कि इस आपके सडन फोन में सिचुएशन में हाँ, भी वो चीज काम आ जाए। बिल्कुल आपके पास गूगल है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप एक-एक चीज़ लिखिए, आप स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए, फ़ोन में आपके पास ये सारा डेटा होना चाहिए कि अगर आप XYZ मिनिस्टर का इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, तो उस इवेंट का बैकग्राउंड क्या है? अगर आप कोई अवार्ड फंक्शन होस्ट करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में समझिए, जानिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए या उनके ऑर्गेनाइज़र से उसके बारे में पूछिए, सारा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। शायद आपने राजनाथ सिंह वगैरह जी के साथ भी उनके शायद साथ भी किया। मैंने इनफैक्ट फरीदाबाद में जब मेट्रो एक्सटेंड हो रही थी, तो ऑनलाइन मोदी जी इसको इनॉग्रेट कर रहे थे, वो भी मैंने उसको होस्ट किया था। वाह! तो ऑनलाइन कर रहे थे वो, पर मैंने फिज़िकली उसको वहाँ पे होस्ट किया था और उसमें हरदीप सिंह पुरी जी आए हुए थे और बाकी बहुत बड़े-बड़े लोग आए हुए थे। सो उसको भी मैंने होस्ट किया था। स्मृति ईरानी जी के इवेंट मैंने बहुत बार होस्ट करे हैं। मानव आश्रम में बहुत बार ऐसे इवेंट्स गवर्नर हरियाणा के आए हुए हैं या त्रिपुरा के आए हुए हैं। इस तरीके के इवेंट सूरजकुंड मेला मैंने होस्ट किया है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के आए हुए थे और हर रोज़ वहाँ पर कोई ना कोई नए मंत्री आ रहे थे, कभी टूरिज़्म मिनिस्टर आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, कभी सीएम आ रहे हैं, तो अ, बहुत सारे कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहता है। राजनाथ सिंह जी का मैं आपको बताऊँ क्योंकि मैं उनकी वैसे ही बहुत तारीफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे वक्ता हैं। क्योंकि शिक्षक रहे हैं तो वो बहुत अच्छा बोलते भी हैं। एक इवेंट था और उस इवेंट में वो लास्ट मिनट का इवेंट था, उस इवेंट की बहुत सारी यादें हैं। रात को 11:30 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि सुबह 8 बजे आपको यहाँ पहुँचना है, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं ये वही पता चलेगा। ओह! अभी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, आपको पहुँचना है। चलो हम 8 बजे वहाँ पहुँच गए। मैं 8 बजे वहाँ पहुँची हूँ और वहाँ पर स्वच्छता दिवस जो हम चलाते हैं, जो भारत सरकार का अभियान होता है कि देश को साफ रखें, मोदी जी इसको करते हैं। होस्ट बहुत सालों से बहुत अच्छा ये एक इनिशिएटिव है जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता एक्चुअली में आई है, वरना अभी तक तो लोग गाड़ियों से चिप्स के पैकेट फेंक रहे थे और रेगुलरली फेंक रहे थे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सो उस इवेंट का इनॉग्रेशन था। राजनाथ सिंह जी उसमें आए हुए थे और हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल जी भी थे वहाँ पर, उन्होंने ही वो इवेंट उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। तो वहाँ पर मुझे 8:15 बजे पता चल रहा है कि वो 15 मिनट में आ रहे हैं और है क्या, तब मुझे जाके मतलब इवेंट शुरू होने से 15 से 20 मिनट पहले मुझे पता चला कि राजनाथ सिंह जी ये इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं और आइटिनरी जो थी वो बहुत कम कह सकते हैं कि बहुत सिंपल सी चीज़ें थी कि भई इन्होंने आना है, बोलेंगे, उनको बुके देंगे, ऐसे, ये सारी चीज़ें। इवेंट बहुत बड़ा था क्योंकि उसमें मोदी जी की स्पीच लाइव दिखानी थी, बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था और उसके साथ कैसे वो कनेक्ट करेंगे, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अब देखिए राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस समय वो एचआरडी मिनिस्टर थे शायद। तो अ, सारी क्रीम आपके शहर की वहाँ पहुँच जाती है, आस-पास के एरिया की क्योंकि आप मंत्री जी आ रहे हैं और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पब्लिक इतनी आ जाती है। सो बहुत आप पे उत्तरदायित्व होता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। एग्ज़ैक्टली गूज़बम्प्स आते हाँ, होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खास तौर पर से तब जब आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। पर उस इवेंट को अच्छे से होस्ट किया और साथ में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी जब मैं उस स्टेज पे क्योंकि इतना रश हो गया था स्टेज पे काफ़ी लोग पहुँच रहे थे और जगह कम थी उस जगह पर। तो राजनाथ सिंह जी ने मुझे स्पेशली बोला, "मैडम आप बैठ जाइए पहले, आराम से बैठिए।" जैसे ही वो अपनी स्पीच देने जा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये एंकर हैं और अ, ये खड़ी हुई हैं, पीछे जगह नहीं थी बैठने की, तो मैं एक्चुअली इवेंट्स में बैठना अवॉइड भी करती हूँ। कई बार बोलती हूँ कि अगर बहुत बड़ा इवेंट है, तो मेरे लिए चेयर ज़रूर लगवाइए, स्टेज के साइड में, बीच में ना लगवाएँ, कि वो अच्छा नहीं लगता। बट स्टेज के साइड में मेरे लिए अलग से चेयर लगवाएँ। लेकिन उस दिन क्योंकि इतना सब कुछ जल्दबाज़ी में हो रहा था, तो ये ना ज़हन में आता है और ना ही आपको लगता है कि आपको बैठने की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे नहीं आप बैठिए प्लीज़ आप इतने बैठिए। सफल होने के बाद भी इतनी हाँ, सरलता। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला कि नहीं आप बैठिए और बाकायदा अपनी स्पीच में मेरा नाम लिया 2-3 बार। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। इतने बड़े लेवल के एक मंत्री हैं और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से आए हैं इतने बड़े इवेंट में, तो वो बहुत बड़ी बात थी। वो इवेंट मुझे एक्चुअली में बहुत याद है। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सफल होने और सरल होने में अंतर होता है। तो एक सफल व्यक्ति जब सरल होता है, तो ये बहुत बड़ा बहुत, अचीवमेंट है। बहुत बड़ी बात है। डाउन टू अर्थ लोग बहुत कम मिलते बहुत हैं। कम है। ऐसे ही स्मृति ईरानी जी हैं, वो जब भी मैंने ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके के उनके इवेंट होस्ट करे हैं, हुँ। बहुत सरलता से बात करती हैं, बहुत आराम से बात करती हैं।
कुछ उनके बारे में बताएं। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। उनके जैसा बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हम्म, और उनकी खास बात ये है, जब वो एक्ट्रेस भी थी तो मैंने उनके इंटरव्यूज देखे थे, तो उन्होंने बोला था अपने इंटरव्यू में, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं यंगस्टर्स को कहती हूँ, मैं इनफैक्ट सबको कहती हूँ। वो कहती थी कि मेरे कोई खास शौक नहीं थे, मेरे फादर मुझे कहते थे तुम्हारा एक शौक मैं उठाऊंगा, वो है तुम किताबें बहुत पढ़ती हो, तो किताबें जितनी पढ़ना चाहो तुम पढ़ो। ऐसा मैंने उनके इंटरव्यू में देखा। हम्म, और वो उनकी स्पीच में झलकता है, आप उनकी कभी भी स्पीच देख लीजिए। हम्म, एक एक्ट्रेस होने के बावजूद इतनी नॉलेज होना, हर विषय पर इस तरीके से बातचीत करना, हिंदी अंग्रेजी पे इतनी कमांड रखना आसान बात नहीं होती है। तभी शायद वो इतनी सफलता के मुकाम पर भी पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। आपने रामदेव पापा का भी शायद इंटरव्यू किया है। बिल्कुल, 2-3 एंड बार किया है। विजय के साथ भी मैंने आपकी हाँ। फोटो देखी है। तो इन दोनों की पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा शेयर करें। रामदेव जी के साथ बात करेंगे तो आप थोड़ा-सा पहले तो अब तो देखिए वो बहुत आने लगे हैं टेलीविज़न पे। जब मैंने किया था उनके साथ तो बहुत बड़ा एक योगा का, जब योगा डे सेलिब्रेट करना शुरू हुआ था, हम्म, तो बहुत बड़ा फरीदाबाद में एक इवेंट हुआ था योगा सुबह-सुबह, और लाखों लोग पहुँचे थे उसमें। तो उसके 1 दिन पहले हमने वहाँ पर उनका इंटरव्यू किया था जहाँ वो रुके थे। हम्म, तो बहुत सरल व्यक्ति और बहुत हँसमुख। ओके। आप उनसे कोई जवाब माँगे, आप उनसे सवाल पूछें, वो आपको कटाक्ष भी करेंगे और हँस-हँस के आंसर भी देंगे। ओके। तो बहुत सरल, मतलब मज़ा आता, उनसे बात करके अच्छा लगा था। रणविजय इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत डाउन टू अर्थ। अच्छा। आपके साथ आराम से बैठ जाएँगे, बातें करेंगे। और उनके पता है क्या होता है, इन बड़े सेलिब्रिटीज़ जितने भी होते हैं, इनके आस-पास वाले आपको बहुत डरा देंगे। इनके जो मैनेजर होते हैं, इनकी जो टीम होती है, नहीं, 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 टाइम नहीं है सर के पास, नहीं, नहीं, नहीं। और जो सेलिब्रिटी होता है उस बेचारे को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। कि हाँ, वो ठीक है। देखिए, हर जगह आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ नहीं हो सकते, लेकिन ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ से जो मैं मिली हूँ, मैं अज़रुद्दीन साहब का इंटरव्यू ले चुकी हूँ, मैंने वीरेंद्र सहवाग भी से मुलाकात करी हुई है, तो ये लोग नहीं हैं इतने एरोगेंट, ये बहुत आराम से बात करते हैं। लेकिन इनके आस-पास वाले जो इनके टीम मेंबर्स होते हैं, क्योंकि वो भी देखिए जॉब कर रहे हैं, अपनी उनकी मजबूरी होती है कि कहीं उनके जो बॉस हैं या जो भी व्यक्ति को वो अ, आगे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो शोर ना कर दें या उनको डाँट ना दें, या उनके पास कितना समय है, क्या है, तो वो एक चीज़ आती है। अच्छा, बेसिकली मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कि जो लोग लाइफ में कम सक्सेस है या थोड़ी-सी सक्सेस पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब शो ऑफ करते हैं कि भई मेरे दायरे में तब कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल। और जो लोग लाइफ में मतलब बियॉन्ड द सक्सेस बोले, वहाँ तक पहुँच गए, वो काफ़ी सरल होते हैं। उनसे आप हाँ। बातचीत करो, लाइक अगर अमिताभ बच्चन जी की मैं बात करूँ, कितनी सरलता से बात करते हैं। ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, जो एक्चुअली में अपने टॉप पर पहुँच चुके हैं, उनमें आपको बहुत ईगो नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल। उनमें नहीं दिखाई देगा ईगो हम्म। आपको इतना ज़्यादा। हाँ, अननोन है, आप एकदम सेल्फी का कैमरा लेके पहुँच जाएँ और वहाँ पर आप कहें नहीं हमें सेल्फी लेनी है, आप अगले का थोड़ा-सा मूड का भी ध्यान रखना होता है। देखिए, वो आप पर्सनैलिटी हैं, वो देश को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, अपनी फ्रेटर्निटी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगले का भी एक मूड होता है, जैसे हमारा मूड खराब हो सकता है तो हम पब्लिक से बात करना पसंद नहीं करते, हम कमरे में बंद हो जाना पसंद करते हैं, हमें कहीं नहीं जाना, हम घरवालों से भी सही से बात नहीं करते। तो आप एक सेलिब्रिटी से उम्मीद कैसे कई लगा सकते हैं? बार मैंने कुछ वीडियोस में देखी कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देती है उन्हें। लाइक कि अगर बॉडीगार्ड साथ में ना रहे, तो वो लगता है कि मतलब उन्हें जाने का रास्ता भी नहीं दे रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत होता है ऐसा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हमारे यहाँ कोई इवेंट मैं कोई होस्ट कर रही हूँ, तो इवेंट खत्म होते ही पब्लिक एकदम सेल्फी के पीछे भागती है, लोग भागते हैं। थोड़ा-सा स्पेस देना चाहिए हाँ, उन्हें भी। और ये मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया की जो ख़ासियत है, वो ये है कि आपको बहुत कुछ दिखा भी देती है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लाती है। तो ये सोशल मीडिया की वजह से ही है, वरना सेल्फी कैमरास आते ही नहीं मार्केट में। बिल्कुल। अगर आरजे की मैं बात करूँ दीक्षा जी, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपने किस चीज़ में फ़ील किया? लाइक आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही, अराउंड 20 इयर्स मैं मान लूँ। हुँ। तो काफ़ी अप एंड डाउन्स हर किसी के करियर में आता है। तो क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा है कि फ्लो से डाउन या कुछ ऐसा? हाँ, रिसेंटली थोड़े टाइम पहले की बात मैं बताऊँगी। मैंने सबैटिकल लिया 2-3 साल का अपने पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से। मैं 3 इयर्स का। हाँ, अपने पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ध्यान अपने घर पर देना था और खुद पर देना था। सो मैं उस दौरान थोड़ा पढ़ भी रही थी और एक्सप्लोर भी कर रही थी चीज़ों को, तो मैंने अपने जो सीनियर्स थे उनसे रिस्पेक्टफुली, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप करो।
और इस दौरान क्या हुआ, सोशल मीडिया की जो मैं बात कर रही थी, रेडियो के साथ साथ सोशल मीडिया, रेडियो तो आपकी आवाज सुनता है, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, वो तो एक बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे पब्लिक बहुत मतलबी होती है, बहुत जगह पर, सबको नहीं कहूंगी, बहुत सारे शुभचिंतक भी होते हैं। मैंने उस दौरान क्या किया कि मैंने सोशल मीडिया पर अपने अपडेट्स कम कर दिए। ओके। सोशल मीडिया पर जैसे ही आप कम हो जाते हैं, लोगों को लगता है आप तो दुनिया में ही नहीं, या तो आप डिप्रेशन में हैं, या आप स्ट्रेस में हैं, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए आप शो नहीं स्टोरी कर रहे। क्रिएट कर लेते हैं। और मेरी ये आदत है कि मैं प्रोफेशनल वर्क के अलावा ज्यादातर चीजें सोशल मीडिया पे ऐड ही नहीं करती। फैमिली लाइफ बहुत कम ऐड करती हूँ, बहुत कम। दिवाली की, होली की पिक्चर्स बहुत कम दिखेंगे आपको मेरे सोशल मीडिया पे। मुझे ना बहुत शौक भी नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ को दुनिया को दिखाने का। सो लोगों को लगा पता नहीं कहा क्या हो गया, तो 2-4 महीने तो लोगों को हैरानी हुई कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल ही नहीं है लाइक कोई। अभी हाँ, ऐश्वर्या अभिषेक को लेके जो बातें हो रही हाँ, वो आप वही अटकलें लगाते हैं लोग, अपने आप सोचने बैठ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं जनरली फ़ोन आता था, "अरे! क्या हो गया? क्या?" मैंने ब्रेक लिया। सो ब्रेक क्यों लिया, लोगों को ये कांसेप्ट नहीं समझ में आता। तो लोगों को एक्सप्लोर करने का जो फंडा है वो समझ नहीं आता कि एक्सप्लोर क्या करना है? नौकरी चल रही थी ठीक-ठाक, आप अच्छी पोज़ीशन पे थे, पैसा कमा रहे थे, या तो आपको निकाल दिया होगा, ये दिमाग में आता है। कोई या तो फिर बात ऐसे हुई हाँ, होगी। कुछ नेगेटिव सोचते हैं, पॉज़िटिव नहीं सोचते। तो मैंने अपने लिए ब्रेक लिया है, मैंने एक्सप्लोर किया खुद को, मैंने उस दौरान पीएचडी में एडमिशन लिया, मैंने कुछ और एग्ज़ाम्स दिए, और उसके अलावा मैंने अलग-अलग जगह पर गई, मैंने चीज़ों को देखा, मैं शहरों में घूमी, मैंने व्लॉग्स भी बनाए, बट मैं वैसे प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं दिखती थी। तो वो लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया। तो जब भी कोई फ़ोन पे बात होती ना, तो लोग धीरे-धीरे अवॉइड करने लगे। ओह! उनको लगा कि अब तो इनसे काम ही नहीं निकलेगा, अब तो ये कोई रेडियो की इतनी सीनियर है नहीं, मतलब अब इनका तो अब तो इनका डाउनफॉल आ गया। डाउनफॉल आ गया। जैसे आ जाता है कि भई अब तो इनका डाउनफॉल आ गया, अब तो ये क्या ही करेंगी। और फिर 2.5-3 साल बाद जैसे ही मैं वापस उस फ़ील्ड में गई, कम बैक। लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए, फ़ेसबुक पे डीएम्स आने शुरू हो गए, सब कुछ शुरू हो गया। लोगों का नज़रिया बदल गया। ओके। सिर्फ लोग आपके को सिर्फ आपकी सक्सेस चाहिए तो लोग आपसे चिपकेंगे, अदरवाइज और ये बहुत कड़वा सच है। इसलिए अब मैं लोगों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत परख के उनसे अपने रिश्ते जो है वो बनाती हूँ। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं और आपने उस 2.5-3 साल के समय में ऐसा कुछ महसूस किया है कि मेरा डाउनफॉल आ गया, तो डाउनफॉल कभी भी किसी का ऐसे नहीं आता है। इंसान अपनी तरक्की दिखाता नहीं। बिल्कुल। नॉर्मली जो शुभ चिंतक दिखते हैं ना, वो आपका शुभ देख के चिंता में पड़ जाते हैं। हाँ, अरे उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, या उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे? ये उसकी वाइफ मेरी वाइफ से ज़्यादा सुंदर कैसे? बिल्कुल। बस जोक था ये। तो और क्या चैलेंजेस आए, मतलब एक आरजे की लाइफ की जो चैलेंजिंग एंड टर्निंग पॉइंट्स होती है, कुछ ऐसे स्टोरी? चैलेंजिंग पॉइंट्स देखिए, आप आरजे हैं, लोगों को ये लगता है कि आरजे का काम होता है 2-2.5 घंटे का शो किया और बाहर आ गए। हाँ, हमें भी बहुत यही लगता रिसर्च है। करनी होती है, बहुत रिसर्च करनी होती है। आप अपनी फ़ील्ड की जो भी फ़ील्ड में आप काम करें, जो भी आपका जॉनर है, जो भी आपका पर्टिकुलर फ़ील्ड है जिसमें आप काम करें, आप चाहे स्पोर्ट्स बीट के हों, चाहे आप बॉलीवुड के हों, चाहे जिस भी फ़ील्ड के लिए आप काम कर रहे हैं, आपको रिसर्च और बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है। बाहर भी निकलना पड़ता है। आरजेस का काम ये नहीं होता कि 3 घंटे स्टूडियो में बैठे और बस हो गया। आपको ओबीज़ भी करनी होगी, आपको बाहर जाकर लोगों का इंटरव्यू लेना होगा, आपको सर्विस पे ध्यान देना होगा, आपको लेटेस्ट उस फील्ड में क्या चल रहा है उसकी रिसर्च करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे, स्क्रिप्ट लिखनी होगी। इलेक्शंस की न्यूज़ देनी होगी। न्यूज़ रेडियो पे नहीं आती है। आप अपडेट अपडेट्स करते हो। दे सकते हैं। न्यूज़ नहीं कह हाँ, सकते न्यूज़ इसे, नहीं कह राइट। सकते। हाँ, मतलब दुनिया में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, आपको सब पता होना चाहिए। अगर आईफ़ोन का कोई मॉडल लॉन्च हुआ है, सिर्फ वो नहीं पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हॉलीवुड के पास के जंगलों में आग भी लगी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के घर भी जले। ओह! आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि क्या हो रहा है, अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग नहीं, आपको बहुत कुछ पता होना है। दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट पीपल दैट रीड न्यूज़पेपर। और मैं किरण बेदी जी का एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था और हाल ही में उनका इंटरव्यू लिया था। किरण सो बेदी। हाँ, तो डॉक्टर किरण बेदी जी ने बहुत अच्छी बात की और वो मैं अपने स्टाफ से, अपने लोगों से, अपनी टीम से बार-बार कहती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो।
सब कहते हैं हम ई न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं फ़ोन पे, लेकिन मैं आपको बताऊँ अगर ई दुनिया से सब कुछ हो रहा होता ना तो लाइब्रेरीज़ बंद हो गई होती। एग्जैक्टली अगर 100% गूगल पे सब कुछ सही मिलता ना तो कोई भी लाइब्रेरी में जाकर किताबें नहीं लेता या फिर किताबों की दुकानें बंद हो गई होती। इसलिए प्लीज़ जो आपके सामने अखबार आ रहा है, उसमें आपको लगता होगा कि रोज़ एक्सीडेंट्स की न्यूज़ आ रही है या जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं उसकी न्यूज़ आ रही हो। दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन। आप ठीक है उसको कम पढ़िए लेकिन जो जानकारी की चीज़ें इंटरनेशनली दुनिया में क्या-क्या हो रहा है उसको जानिए। दुनिया में आपस में क्या रिलेशन चल रहे हैं, बड़े-बड़े डेमोक्रेसीज़ में क्या हो रहा है, युद्ध कहाँ छिड़े हैं, सब आपको पता होना चाहिए। आप मास कम्युनिकेशन में हैं, आप सिर्फ एक आरजे नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका दायित्व है दुनिया के प्रति कि आप उनको जानकारी दे रहे हैं और ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गलत जानकारी ना दें। जैसे अगर कोई न्यूज़पेपर गलत खबर छापता है तो अगले दिन वो अपॉलॉजी उसमें डालता है कि हमने इसके बारे में ये गलत शब्द बता दिए। वो बाकायदा उसमें अपॉलॉजी होती है कि हमने ये गलत प्रिंट कर दिया। ऐसे न्यूज़ एंकर्स भी अगर कोई गलत नाम दे देते हैं तो उसमें अपॉलॉजी देते हैं। ऐसे ही आरजे का भी काम है कि गलत नहीं बताना। क्योंकि दुनिया आपको सुन रही है, आप ही के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। और वो उसी को एक्सेप्ट भी करेगी कि यही 100% ट्रू है, राइट? बिल्कुल। तो अगर कोई आरजे में अपना करियर बनाना चाहता है आज के टाइम में, ठीक है, बहुत लोग हैं कि आरजे को एज अ करियर चूज करना चाहते हैं, बहुत लोगों का ड्रीम करियर होता है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आपको बिना किसी स्क्रिप्ट के या हल्की बहुत स्क्रिप्ट लिख के बोलने का क्रेज होना चाहिए। एक तो आपको ये लगन होनी चाहिए कि मुझे ऐसे बोलना है, इस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। जबरदस्ती इस फील्ड में सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते। बिल्कुल। आपको बोलने का पैशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने की एक आदत होनी चाहिए, अखबार, किताबें, पॉडकास्ट देखने का, इंफॉर्मेशन गैदर करने का जो तरीका होता है उन पे आपको फोकस करना चाहिए। दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ने के बारे में जो सोच रहे हैं कि आपको इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ी सी जानकारी टेक्निकली रखें आप। बिल्कुल। कि आपको मास कम्युनिकेशन में जाना है, आपको आरजे बनना है, तो थोड़ी-सी इसकी पढ़ाई या ट्रेनिंग ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे आरजेज़ होते हैं आजकल भी जिनको नहीं होता इसका बैकग्राउंड, लेकिन वो यूट्यूब पे सीख लेते हैं। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ कर लेते हैं, तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए या फिर आप इंटर्नशिप करें जाकर, सीखें। सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली इंटर्नशिप में क्या सिखाते हैं? मतलब जैसे कि आपने कहा कि स्टार्टिंग में आरजे की जॉब नहीं देते, तो इंटर्नशिप में क्या देखिए सिखाते हैं? इंटर्नशिप में वो आपको काम पे ये प्रोफाइल्स दे देंगे, आपका प्रोफाइल होगा एज एन इंटर्न और उसमें आपको कह देंगे कि आपको रिसर्च करनी है। आप इस आरजे के लिए प्रोग्राम की स्क्रिप्ट के लिए आप मटेरियल ढूंढेंगे, आप बेस्ट गानों का सिलेक्शन करेंगे, आप लेटेस्ट क्या हो रहा है वो बना के देंगे, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें, या जो आरजे को अखबार पढ़ना है वो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो या फिर आपको एडिटिंग का काम दे देंगे कि ये एडिटिंग आप कीजिए। तो इस तरीके के होते हैं, प्रोमोस की स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, एड्स की स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, वो आपसे करवाएँगे थोड़ा बहुत। अगर आप मास कम्युनिकेशन फील्ड में ऑलरेडी पढ़ के आ गए हैं, आपने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया है या डिप्लोमा किया है, तो वो आपको, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि आपको इंटर्न भी तभी रखा गया है जब आपको कुछ आता है, तो आप उनको सपोर्ट करें। तो बिहाइंड द सीन जो काम होता है बेसिकली वो सारी चीजें उन्हें देखिए सिखाई हाँ, जाती है। और इससे ही आप पॉलिश होते हैं। इसी से पॉलिश होंगे, क्योंकि एक बार आप नौकरी में चले गए, आपको वो प्रोफाइल मिल गया, फिर आपके पास गलती का स्कोप नहीं। बिल्कुल, राइट। जैसा आपने कहा कि लाइक कि आपके सामने आ जाता है अचानक से कोई कोई भी इवेंट आ गई या जैसे राजनाथ सिंह का आपने बताया, तो ऐसे में आपको ऑन द स्पॉट आपको स्क्रिप्टिंग रेडी करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती तो आप पॉलिश नहीं होके आप इसको बिल्कुल नहीं कर रिप्रेजेंट नहीं सकते, कर पाती। बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैं फ्री टाइम में आज भी मैं अपने कुछ ऐसे शब्द, जैसे आपने कोई इवेंट होस्ट करना है तो हिंदी या अंग्रेजी के कुछ कोट्स ढूंढ-ढूंढ के डायरी में लिखती रहती हूँ। ओके। कुछ अलग-अलग जो बातें, खास हाँ, खास शब्द बोलते हैं ना। वो चीज़ें, कुछ नए वर्ड्स क्या आए हैं, किस तरीके से आप, क्योंकि मैं हर तरीके के इवेंट होस्ट कर चुकी हूँ। मैं फैशन शोज़ भी होस्ट कर चुकी हूँ, मैं अवार्ड फंक्शंस भी होस्ट कर चुकी हूँ, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरीके के इवेंट्स मैंने होस्ट करे हैं, आध्यात्मिक भी करे हैं। तो हर तरीके के इवेंट्स, और वही चीज़ें हम रेडियो पे भी करते हैं। तो शब्दावली आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वोकैब्युलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा और रेगुलरली लर्निंग से की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती होगी। और जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, घबराने की जरूरत नहीं है। आप में पैशन है बोलने का, आप डेली, कुछ टिप्स मैं आपको देती हूँ, डेली डेली कुछ लिख के, कुछ लाइंस, कुछ स्क्रिप्ट लिख के, चाहे कहीं से भी ढूंढ के, किसी भी तरीके का एक पैराग्राफ लिख के शीशे के सामने बोलिए।
ओके। बंद कमरे में। आप पहले दिन की रिकॉर्डिंग करें अपनी बोलते हुए और 30 दिन बाद की करें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क क्लैरिटी दिखेगा। आ जाती है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है आपका जो प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है, आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, आप ज, ज़, श, स में बहुत कन्फ्यूज़ हैं या ओ, औ की मात्रा में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप टंग ट्विस्टर्स को फ़ॉलो कीजिए। टंग ट्विस्टर्स जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। राइट। ये आप प्रैक्टिस करेंगे अलग-अलग तरीके के अंग्रेज़ी के, हिंदी के, आपका प्रोनंसिएशन ठीक हो जाएगा। मैं जब से आपसे इंटरव्यू स्टार्ट करी हूँ, मैंने नोटिस किया है कि मैंने खास को खास बोल दिया। आपने कहीं भी एक छोटी-सी भी मिस्टेक नहीं करी। अगर मिस्टेक करेंगे तो फिर नौकरी में सवाल उठ जाएगा। ये मुझे लगता है कि एक आरजे की क्वालिटी है। बिल्कुल। फिर हमारे प्रोफ़ेशन पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अगर हम मिस्टेक हो जाती है, ऐसा नहीं होती है मिस्टेक। वो मैंने अपने टेड टॉक में भी बच्चों को यही बताया था ओके। कि आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे। किसी इवेंट में कहीं पे भी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा के मत जाइए। खास तौर पर से वो खाना मत खाइए जो आपको सूट नहीं करता है या जिससे आपको एसिडिटी होती है। लाइट स्नैक्स ले लीजिए, सैंडविचेस टाइप या ऐसा कुछ हल्का बहुत खा लीजिए। बहुत ज़्यादा हेवी करके जाएँगे तो आपसे बोला ही नहीं जाएगा, आपकी आवाज़ ही उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो आपकी स्टार्टिंग जर्नी मानव रचना से स्टार्ट हुई थी? नहीं। नहीं, अगर टीवी की बात हटाओ, रेडियो में तो मानव हाँ, रचना से रेडियो में स्टार्ट हुई मानव थी। रचना से स्टार्ट हुआ है। तो काफ़ी साल हो गए आपको, आई थिंक आई 17 एम द वन जिसने रेडियो को बनते हुए देखा। ओह! जी, और ये मानव रचना की मैनेजमेंट ही है। मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर डॉक्टर ओपी भल्ला जी, जिन्होंने मुझे पहली बार एक जगह पर बोलते हुए सुना था और उन्होंने बोला था, "आप रेडियो में ही करना काम।" ओके। बहुत खुश हुए थे और बहुत अच्छा लगा था। बहुत लोगों का सपोर्ट रहा इसमें मुझे रेडियो में। मुकेश गंभीर जी हमारे उस टाइम के डायरेक्टर होते थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पूरी मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। आज भी मानव रचना के जो वाइस प्रेज़िडेंट और प्रेज़िडेंट हैं, डॉक्टर अमित भल्ला जी, डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी, उनकी मदर मिसेज़ सत्या भल्ला जी, मैं सबका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इन सब ने मेरे टैलेंट को हमेशा सराहा है। मैं आज जो भी कुछ हूँ, मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत सपोर्ट किया ही है, मदर फादर दोनों। मेरे फादर मुझे बहुत दूर-दूर तक जब हम ऑडिशन देने जाते थे तो स्कूटर पे लेके जाते थे मुझे नोएडा, गर्मी में कहीं पर भी जाना होता था वो तो सपोर्ट करते ही थे। मदर ने मुझे सब कुछ सिखाया है। शादी के बाद मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, 2 बच्चे हैं मेरे ट्विन्स हैं और अभी 9 साल के ही हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी कभी मेरा शो देखते हैं, मैंने एक बार इवेंट होस्ट किया था जिसमें मुरारी बापू जी की कथा थी और काफ़ी दिनों की वो कथा थी। वो छोटे-छोटे तब 4 साल के थे शायद, आस्था चैनल खोल के बैठ जाते थे कि अब मम्मी टीवी पे आएगी। बिल्कुल। तो मदर इन लॉ बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं क्योंकि क्या होता है ना, हम जब इवेंट्स होस्ट करते हैं और मास मीडिया की लाइन जो होती है इसमें कोई टाइमिंग्स नहीं होते हैं, तो बहुत सारी लेडीज जो हैं वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाती हैं कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली से। आज भी पॉडकास्ट के लिए मेरे हस्बैंड मुझे साथ लेकर आए 2 घंटे ट्रैवल करके और मेरी मदर इन लॉ सुबह-सुबह टिफ़िन भी बना के देती हैं मुझे कि तुम चलो, तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, ये खा जाओ, बादाम खा लो थोड़े से। तो हर किसी का सपोर्ट रहा है। मेरे भाई-बहन इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। आप उनके सपोर्ट के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं चाहे मानव रचना के साथ काम कर रही थी, चाहे नहीं कर रही थी, लेकिन एक दिन भी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी। और मानव रचना के तमाम जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, जो सीनियर्स हैं, बहुत ही मतलब उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। कभी भी आप किसी भी इवेंट में मैं होस्ट करके आती हूँ, मैं जैसे ही नीचे उतरती हूँ, तो लोग मिलने आते हैं स्पेशली। जो मुझे जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी। सो मेरी पहचान मानव रचना से बहुत आगे बढ़ी, मानव रचना के सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ी। जनरली आरजे के लोग बहुत ज़्यादा फैन होते हैं, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए अरे ऑटोग्राफ्स बहुत लेते हैं। वो शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आता था ये ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मैं लिखूँ क्या? नो। तो आरजे में, आप आरजे के करियर में, रेडियो के करियर में कोई ऐसा इमोशनल पार्ट कभी आया हो मानव रचना में जो आप शेयर करना चाहेंगे? इमोशनल पार्ट बहुत बार आया है। मैं जब ओपी भल्ला जी की डेथ हुई, तो उनको लेकर, क्योंकि वो ही पैशनेट थे रेडियो के बारे में, उन्होंने ही रेडियो शुरू कराया था, फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। डॉक्टर ओपी भल्ला जी की सोच थी कि ये रेडियो स्टेशन शुरू करना है और तब रेडियो स्टेशन बहुत कम होते थे, कमर्शियली भी बहुत कम होते थे। 2009 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो कम्युनिटी का तो कंसेप्ट ही नहीं पता होता था लोगों को।
पर उनका विज़न था कि ऐसा कुछ रेडियो शुरू करना चाहिए। तो जब उनकी डेथ हुई तो बहुत मतलब हमने 3 दिन रेडियो पे शोज़ नहीं करे थे, पर मैंने वो ऑब्ituary जो एक मैसेज होता है, वो रेडियो पे अ, वो रेडियो पे जो मैसेज चलाना था, जो मुझे रिकॉर्ड करना था, हुँ, हुँ। मतलब मुझे वो बोलते हुए भी हिचकिचाहट हो रही थी कि ये व्यक्ति नहीं है आज इस दुनिया में, जिसने ये विज़न लिया था। हुँ, हुँ। वो कहीं रिकॉर्डिंग शायद आज भी पड़ी होगी, पर वो 3 दिन तक वही मैसेज जो है एक चलता रहा था। उसके बाद उनकी पुण्यतिथि हर साल होती है। याद आती हैं वो चीज़ें क्योंकि वो अक्सर रेडियो आ जाया करते थे तो और इतना बैठ के बात इमोशनल कर। पार्ट था कि हाँ, आपकी वॉइस पे आपका कमांड नहीं रहा था, हाँ, मतलब राइट? वो ऐसा लगता था कि यार ये इंसान कैसे जा सकता है? ये व्यक्ति जिसका विज़न था वो इतनी जल्दी कैसे चला गया? हुँ, हुँ। तो ये एक इमोशनल था क्योंकि जिसने वो सेट कराया हो चीज़ें, जिन्होंने अपने हाथों से वो चीज़ों को बनाया हो, वो चला जाए तो आपको ऑफ कोर्स दुःख लगता है। बिल्कुल। आरजे के करियर की अगर मैं बात करूँ आगे से बढ़ाऊँ तो क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ होते हैं आज के टाइम में? बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। आप बहुत सारे आरजेज़ को देखेंगे जिन्होंने आरजे की नौकरी छोड़ के अब सिर्फ़ सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और अपने पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिए हैं, अपनी अच्छा व्लॉगिंग आजकल शुरू कर दी है। कहते हैं पॉडकास्ट भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं। तो क्या कभी कोई कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आती है? क्योंकि मैं पॉडकास्ट करती नहीं हूँ अभी इसलिए नहीं आती। मैं रेडियो के लिए पॉडकास्ट करती हूँ, तो हमारे रेडियो मानव रचना के जो पॉडकास्ट होते हैं उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम एक चैनल को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और वो रेडियो पे भी जाता है। तो बिल्कुल। शब्दों का बहुत ध्यान रखना होता है। कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग ऐसे नहीं आती क्योंकि सबके अपने-अपने जॉनर हैं, सबके अपने-अपने गेस्ट हैं। हुँ, कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग नहीं आती। ओके, सबका अपना तरीका है, एक्चुअली सबकी इंडिविडुअलिटी है। बिल्कुल। तो कॉम्पिटिशन तो फील भी नहीं करना चाहिए हुँ, और अपना बेस्ट देना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल। नहीं काफ़ी लोग ऐसे मतलब काफ़ी ऐसे आरजे हैं जो कहते हैं भाई ये हमारा जॉब खा रहे हैं। देखिए थोड़ी इनसिक्योरिटी तो सबको होती है क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है ना व्यूज़ पे सारी दुनिया टिकी हुई है। बिल्कुल। आपके व्यूज़ कम हुए, आपके सब्सक्राइबर कम हुए, आपकी इनकम भी कम हो जाती है। 2 चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो एंड करने से पहले हमारे व्यूअर्स को जो आरजे बनना चाहते हैं, उनको एक मैसेज दें और दूसरा कि आप जब रेडियो स्टेशन में जाती है, अपना शो होस्ट करती है, कैसे आप स्टार्ट करते हो? एक बार मैं चाहती हूँ कि आप हमारे माइक पे वैसे एक बार बोलकर बताएँ। देखिए आरजे बनने के लिए अगर आप पैशनेट हैं, आपको लग रहा है हमें आरजे बनना चाहिए तो बहुत सिंपल नौकरी नहीं है, बहुत सिंपल काम नहीं है जो कि अक्सर आज भी लोग मुझसे बोलते हैं, आपका तो 3 घंटे का ही काम होता होगा ना? नहीं ऐसा राइट। नहीं होता, इट्स अ फुल टाइम जॉब। सैटरडे संडेज़ भी कई बार काम करना पड़ता है जब कुछ इवेंट्स होते हैं और आरजेज़ को इवेंट होस्ट भी करने पड़ते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेडियो शो होस्ट किया, हुँ, जितने भी रेडियो स्टेशंस होते हैं जब वो अपना इवेंट कराते हैं, तो वो आपकी ड्यूटी भी लगा देते हैं कि आपको ये प्रोग्राम होस्ट करना है। सो इट्स अ फुल टाइम जॉब, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोफाइल। नॉलेज जितनी ज़्यादा मैं बार-बार कह रही हूँ, जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको होगी, उतना ज़्यादा कंटेंट आपके पास होगा। बिल्कुल। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, तो कंटेंट भी आपका बहुत लाइट रहेगा और आप ऑडियंस को जोड़ नहीं पाएँगे। दूसरी चीज़ आपके फ़ेवरेट जो गाने होते हैं या जो आपका फ़ेवरेट जॉनर है, अगर आपको 90s के पसंद हैं, तो आप कोशिश कीजिए कम्युनिटी रेडियोज़ में जाकर इंटर्न बनने की। कमर्शियल में एकदम से जाएँगे तो थोड़ा आपको प्लेटफ़ॉर्म वहाँ पे गलती के चांसेस ज़रा हुँ, कम हुँ, होते हैं। हुँ। कम्युनिटी क्योंकि वो आप ही की आवाज़ है, तो आप वहाँ पे एज़ अ कम्युनिटी मेंबर शो होस्ट कीजिए। लिखिए, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी मीडिया पर्सन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन उठाया और उसमें नोट्स बनाने शुरू कर दिए, दिस इज़ नॉट राइटिंग। आई वुड से आप लिखिए और जितना ज़्यादा आप कागज़ और कलम का इस्तेमाल करेंगे, आपको अपने हाथ के अपने शब्दों की जानकारी रहेगी। पॉइंटर्स बनाइए, पूरी-पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, शुरू में लिखिए, पर बाद में पॉइंटर्स ज़रूर बनाइए। पॉइंटर्स आपके पास एक कागज़ में होने चाहिए जब भी आप कुछ होस्ट करें। और नॉलेज रखिए, अपने प्रोनंसिएशन पे काम कीजिए, अपनी आवाज़ पे, अपने स्टाइल पे काम कीजिए, दूसरे को कॉपी मत कीजिए हुँ, और शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के कीजिए क्योंकि शब्द किसी को भी आहत कर सकते हैं और किसी को खुश भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली आज हम अपने व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि मतलब 2 होस्ट बैठे हैं। मैं तो फ्रेशर कहूँगी खुद को और मेरे सामने जो बैठे हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो शो को स्टार्ट मैंने किया था और मैं चाहूँगी दीक्षा जी इसका एंड आप करें। बहुत सारी बातें हम आज आपके साथ कर चुके हैं और बहुत सारी बातों के बाद अब जो टाइम हुआ है वो आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपसे इजाज़त लेने का हुआ है। दिन बहुत अच्छा आपका बीते, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत आपकी बीते, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं और पूजा जी का साथ ऐसे ही देते रहिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इनके अलग-अलग गेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन ये लेकर आती हैं और उनसे जो रूबरू होती हैं, उसको ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ तो बढ़िया होना चाहिए, तो इससे बेहतर क्या होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।